Yes, sir. स्टार्टेड ना? थैंक यू सर। Yes, sir. ओके। अच्छा, तो बेसिकली गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। होगा कंपनी लॉ का क्लास है, और चलो हम लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं। कंपनी लॉ में डिस्कशन चल रहा है सर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रिलेटेड लॉज के अंदर। ठीक है, कि मार्केट में ये जो शेयर मार्केट रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, जिसके अंदर मैंने शेयर कैपिटल बिना तो शेयर नहीं हो सकता ना, तो उस रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है। मार्केट से कंपनी डिवेंचर रेज करता है, फाइनेंशियली आप लोग जानते हो, अकाउंटेंसी में इसको एंट्री करते हो, है ना, शेयर कैपिटल का एंट्री करते हो, डिवेंचर का अलग से अकाउंटिंग करते हो। उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप लोग पढ़ते हो कि किस तरह से कंपनी अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मैनेज करता है, और कंपनी लॉ आपको इसका सारा नियम कानून के बारे में बताता है। तो कोई किसी से अलग नहीं है। ठीक है, मैंने कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को कंपनी लॉ अच्छा नहीं लगता है, मेरे को सिर्फ अकाउंटेंसी अच्छा लगता है। भाई ये अच्छा लगने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है आप लोगों के लिए कि ये अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये सब ऑप्शंस के साथ काम नहीं करता है। ठीक है, आपको हर एक चीज में अच्छा लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात करते करते नाली में न कूद जाए। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशंस करता हूँ। जैसे आज शेयर कैपिटल रिलेटेड एक मार्केट अपडेट है। ठीक है, ऐसे बताऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते बताता हूँ आप लोग। जैसे नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, बट शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट एक डिसीजन मार्केट में हुआ है। तो 30%, नहीं नहीं वो वाला उसका तो बजट में बोलेगा, क्या बोलेगा नहीं पता सर, वो तो आने दो, तब पता चलेगा। एक आज ही एक सेबी ने एक नोटिफिकेशन दिया है, अब वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा वो तो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी जस्ट रिकमेंडेशंस पे है। मनी कंट्रोल में देख रहा था, फ्रैक्शन ऑफ शेयर। हाँ ये देखो, सेबी वर्किंग ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स टू मेक हाई वैल्यू स्टॉक पॉकेट फ्रेंडली। ठीक है, मैंने जो हाई वैल्यू शेयर्स हैं उसको मार्केट में ट्रेड करने देगा। ठीक है, सपोज कोई शेयर का दाम 4,000 5,000 है, लेकिन एक शेयर का दाम तो बहुत ज्यादा है। तो अब नॉर्मली जिसका 5,000 10,000 का शेयर है, या एमआरएफ जैसे शेयर जिसका 1 लाख 1.5 लाख का दाम है, तो अगर कोई चाहेगा कि उस पूरा शेयर का कुछ फ्रैक्शंस मार्केट में चाहे तो सेल कर सकते, मे बी हाफ, मे बी 1/4, मे बी 1/5। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिटेल लोग जो जो नॉर्मल क्या बोलेंगे सर, गरीब लोग चलो जो कंपेरेटिवली लो इनकम ग्रुप है, जो मार्केट में उस कंपनी का शेयर खरीदना तो चाहता है, तो उनको कंपनी का एक शेयर नहीं 1/4 शेयर मिलेगा, या फिर आधा है आपके पास। जैसे हम लोग बिस्किट्स खाते हैं ना, आधा बिस्किट दे दे। ठीक है, आधा कप चाय, ठीक है, तो कटिंग कटिंग चाय की तरह कटिंग शेयर। ठीक है, इससे क्या होने वाला है उसी के बारे में, मैंने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। हम लोग जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी इजीली बड़ा कंपनी का शेयर को भी परचेस कर सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन शेयर फ्रैक्शन रेट। ठीक है, किसी को आधा चाहिए 1/4 चाहिए, तो इसमें क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी हाई होगा। तो ये सब बहुत सी चीजें मार्केट ने कोशिश कर रहा है सर, तो आप लोग इस तरह से, मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बस इतना बोल रहा हूँ आपको कि ये सब चीजें जितना आप लॉ को प्रॉपरली जानोगे तो पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है। ठीक है, इसको सच में क्या, जैसे हम लोग शेयर और स्टॉक के बारे में काफी डिफरेंस पढ़े कि व्हाट इज शेयर्स एंड व्हाट इज स्टॉक, है ना, शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट के बीच में डिफरेंस कहाँ से आया। ठीक है, मैंने ऐसे तो नॉर्मली हम लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो शेयर मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट। लेकिन क्या लीगली शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट सेम है? लीगली नहीं है सर। लीगल टर्म शेयर एक कंप्लीट स्टॉक का फ्रैक्शन है ना। जैसे बोलो डेफिनेशंस बताओ, बहुत अच्छे से एक दिन बोले थे। शेयर क्या होता है, हाँ,
every firm's capital is divided into number of units, which is having a fixed face value. Fixed face value. And that unit is known as share. Known as shares. माने एक complete. Basically एक share एक कंपनी का कैपिटल है स्मॉल यूनिट है जिसमें एक फिक्स्ड फेस वैल्यू है स्मॉल ड्यूरेशन. वेरी गुड. और स्टॉक किसको बोलेंगे फिर? स्टॉक मतलब या तो कॉम्बिनेशन या फिर बंडल ऑफ सच पेड अप शेयर्स. फुल्ली पेड अप शेयर्स. फुल्ली पेड अप. ठीक है. फुल्ली पेड अप शेयर्स को जब एक फंड में कन्वर्ट किया जाता है कंपनीज के अंदर तो उसे हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? स्टॉक. ठीक है. तो ये सब डिस्कशन हम लोग पिछले क्लासेस में डिटेल्स में पढ़ चुके थे. थैंक यू. अच्छा, आज कौन सा पॉइंट में बात करना चाहिए था मेरे को? अच्छा, ये स्वेट इक्विटी वगैरह हो गया था. हाँ कर दिया. हाँ स्वेट इक्विटी नहीं किया था. अरे स्वेट इक्विटी भूल गए आप लोग? स्वेट इक्विटी में कौन सा पढ़ना है? अच्छा, स्वेट इक्विटी शायद दूसरे किसी जगह में पढ़े थे. मैं भी कहीं तो बताए थे मैं स्वेट इक्विटी के बारे में. पसीना का दाम ऐसा करके नहीं बोला. कहाँ तो हुआ था मुझे ऐसा लग रहा है. वोटिंग राइट्स पूरा कंप्लीट कर चुके थे. इसका केस लॉस भी देख चुके थे. ठीक है. वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट. फोर पॉइंट क्या बोले थे? सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स. चलो सीधा बात पे आते हैं. अच्छा, हम लोग जब मार्केट से शेयर खरीदते हैं एक जमाने में ना शेयर सर्टिफिकेट मिलता था. पता है? दिखाता हूँ आपको कैसे होता था. कंपनी में इन्वेस्ट करने से ना पुराने जमाने में ऐसे सर्टिफिकेट दिया जाता था. ठीक है. जिस सर्टिफिकेट में तुम्हारे पास कंपनी का शेयर्स है. ठीक है. इसके बारे में एक्चुअली बताया जाता था. फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट. आजकल और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का नॉर्मली यूज कम है. स्पेशली स्टॉक मार्केट के केस में तो बिल्कुल नहीं है. सब डिमेटेरियलाइज हो गया. इसीलिए हम लोग डिमैट अकाउंट ओपन करते हैं. आप लोग अगर आगे जाके स्टॉक मार्केट में खरीदारी करना चाहते हो, ऑप्शंस फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, शेयर खरीद के अपना रखना चाहते हो तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना मैंडेटरी है. बिना डीमैट अकाउंट बिना आप आज के डेट में शेयर परचेज नहीं कर सकते. फिर इसका भी हम इसी क्लास में बातचीत किए थे कि डीमेटेरियलाइज कितना इंपॉर्टेंट हो गया. इवन किसी किसी केस में जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है ऐसा पब्लिक कंपनी का शेयर को भी डीमेटेरियलाइज करने के लिए मैंडेटरी किया गया है. प्राइवेट के केस में ऐसा कोई नियम लागू नहीं है. तो प्राइवेट कंपनी का शेयर आज भी फिजिकल फॉर्मेट में इशू किया जाता है. ठीक है. तो शेयर सर्टिफिकेट ऐसे कुछ देखने में होता है. जैसे आपको देखा है ना फॉर्मेट. ठीक है. ऐसे बेसिकली जैसे ये देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पुराना देखते हैं कैसे देखते हैं. बहुत तेजी आ रहा है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर सर्टिफिकेट इतना छोटा छोटा है कि पता नहीं इसको बड़ा करने से कुछ आएगा कि नहीं आएगा. जो भी हो, बाद में अगर कभी पूरा मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा सर. ठीक है. ये देखो इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 अमाउंटेड पेड पर शेयर रुपीज. ठीक है. ऐसे देखने में होता था. रजिस्टर्ड ऑफिस 3rd फ्लोर मेकर चैम्बर नॉरीमन पॉइंट मुंबई. ठीक है. इसमें this is to certify that the person named in this certificate is a registered holders of the within mentioned shares bearing the distinctive numbers herein specified in the above company, subject to the memorandum and article of the company, and that the amount endorsed hereon has been paid up on such each share. ठीक है. equity share each of share ₹10, amount paid per share 10.
ठीक है। अब ये जस्ट एक मैंने डेमो है, अब जितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा उसका डिटेल्स उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये पुराना है थोड़ा सा, लेकिन फिजिकल कॉपी ऐसे ही देखने में होता है। तो इवन आज भी बहुत सारे लोगों के पास ना जो डीमैट अकाउंट डीमैट में रजिस्टर नहीं किया, और मानो किसी के पास किसी का अभी भी पुराना फिजिकल सर्टिफिकेट है और उसको वो डीमैटेरियलाइज नहीं किया, ठीक है। तो अगर किसी के पास अभी बहुत केस में होता है, मानो किसी का दादा परदादा होगा, ठीक है, 1970s के टाइम पे जब रिलायंस आया था कोई किसी ने उसको दे दिया था, उसके बाद वो भी किसी को और कुछ बोला नहीं क्योंकि उतना नॉलेज नहीं था, ठीक है, कि इसको क्या करना है नहीं करना है, फिर वो गुजर गए, फिर उसका बच्चा लोग भी मानो उतना लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है, बट समय के साथ साथ चीजें भूल भी गया, है ना, ऐसा बहुत केस हुआ है। तो ऐसे केसेस में अगर किसी को घर पे मिलता है ना, तो आप सीधा एनएसडीएल सीडीएसएल के पास लेके जा सकते हो, या कोई ब्रोकिंग ब्रोकिंग का काम करता है ऐसे किसी के साथ बातचीत करके तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, वो आज भी इनकैश हो सकता है अगर सब कुछ वैलिड है तो। लेकिन अगर मानो उन्होंने कभी उठा लिया है तब तो फिर वो बस बेसिकली एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया है, बस देखने के लिए रख लो भाई, 1970s का टाटा कंपनी का शेयर का सर्टिफिकेट है। तो जो भी हो, तो शेयर सर्टिफिकेट एक जमाने में या आज भी क्या क्या हम बोलते हैं इसको, सेक्शन 46 बोलते हैं सर, प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल। प्राइमा फेसी शब्द का क्या मतलब होता है? प्रायो नहीं, प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्राइमरी, लातिन वर्ड है प्राइमा फेसी एविडेंस, माने प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, किसी भी चीज का मैंने प्राइमरी एविडेंस को ऐसे बोलते हैं, लातिन फ्रेज में प्राइमा फेसी शब्द का मतलब होता है प्राइमरी। ये वर्ड तो मैंने रिसेंटली फाइनेंस में कैपिटल बजटिंग पढ़ाने के टाइम पे भी लिखता पढ़ा था, प्राइमा फेसी, ठीक है, ये बोला हुआ है। अगर आप लोग कैपिटल बजटिंग का स्टार्टिंग वाला क्लास का नोट्स देखोगे जो मैं लिखाता हूँ उसमें आपको मिलेगा। अच्छा, शेयर इशूड एंड हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, शेयर इशूड एंड हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म एज पर सबसेक्शन 1 of 46, ठीक है। A certificate specifying the shares held by any person shall be prima facie evidence of the title of the person to such share if issued। अगर किसी को कोई कंपनी का शेयर इशू किया गया है तो वो क्या प्रमाण दे सकता है कि ये शेयर मेरा है, ठीक है। तो जब जमाना पुराना था तो फिजिकल शेयर ही सब कुछ होता था, आजकल डीमैट हो चुका है तो आपके पास सब डिजिटली होता है। डिजिटल जमाने में चीजें बहुत आसान लगता है ना। जैसे आप कंपनी का शेयर खरीदते हो, उसमें क्लिक करते हो तो आपके वहां पर सारा डिजिटली रजिस्टर्ड है कि भाई किस बंदे के नाम पे कंपनी का कितना शेयर है, सब कुछ। अगर आप बीएससी के थ्रू से लेते हो, एनएससी के थ्रू से लेते हो, ठीक है, देयर इज अ कंपनी नोन एज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, डिपोजिटरीज बोलते हैं इनको, आगे आके डिपोजिटरीज लॉ भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, है आप लोगों का डिपोजिटरीज के बारे में अच्छा खासा नॉलेज लेना पड़ता है। तो आगे बताऊंगा कि कैसे डिपोजिटरीज, कैसे आपका डीमैट अकाउंट का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेफ मैंने बेसिकली इसको बोलते हैं ना, वॉल्ट बोलते हैं ना, मैंने जो बेसिकली सिक्योर रहता है, ठीक है, एकदम सिक्योर वॉल्ट की तरह काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा शेयर खरीद लिया, कंपनी ने कल बोला कि नहीं नहीं हम आपको नहीं दिए, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। सबका सब चीज एकदम सिक्योर रहे उसके लिए सरकार ने भी काफी सारा सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया है। अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट का टाइटल नॉर्मली कॉमन सील के थ्रू से होता है इफ एनी ऑफ द कंपनी, और साइन बाय टू डायरेक्टर्स, कंपनी का जो तो डायरेक्टर होता है उनका साइन उसके अंदर होता है। साइन बाय डायरेक्टर एंड दी सीएस, जहां पर सीएस अपॉइंटेड है उनका साइन भी शेयर सर्टिफिकेट में होता है। जहां सीएस अपॉइंटेड रहेगा, ऐसे नॉर्मली हर कंपनीज में सीएस नहीं होता है, नॉर्मली रूल्स है कि अगर 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर जाता है तो सीएस मैंडेटरी होता है आज के डेट में, लेकिन कोई कम में भी रख सकता है, बट मैंडेटरी हो जाता है 10 करोड़ के ऊपर, तब तो रखना ही पड़ेगा। बट 10 करोड़ टर्नओवर इज नॉट अ बिग डील इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो जितना समय जा रहा है हमारे देश का स्टॉक मार्केट का डेली का वैल्यूएशन जो है ना सर, वो इंडिया का टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। माने इंडिया का जो टोटल जीडीपी है, जो माने जो ट्रिलियन का जीडीपी हम लोग करते हैं, इंडिया का स्टॉक मार्केट का जो साल भर का टर्नओवर उससे ज्यादा है। तो जस्ट इमेजिन करो, वो तो टर्नओवर है, तो आज अगर स्टॉक मार्केट में ये टर्नओवर है, तो कल अगर इंडिया का टर्नओवर माने स्टॉक मार्केट का टर्नओवर इससे 2 गुना या 3 गुना होता है, तो स्टॉक मार्केट से इंडियन जीडीपी को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और हर एक चीज, इंडिया का जो फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये अमेरिका अमेरिका ना, मैंने अभी कितना ही दिन हुआ है हमारा स्टॉक मार्केट पॉपुलर होने लगा है 2000 के बाद से, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये सब भी 2000 के बाद आया है। तो जस्ट इमेजिन
कि और 25 साल बाद ये अमेरिका कहाँ और हम कहाँ, अगर डिसिप्लिन लीडरशिप के अंदर रहते तो। अगर बीच में लीडरशिप खराब निकल गया तो ऊपर वाले की तरफ से, तब कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैंने मोमेंटम का लेवल ही अलग है। कल स्टॉक मार्केट में 7,500 करोड़ रुपया डाला एफआईआई ने एक दिन में, 7,800 समथिंग, जो अब 2024 का सेकेंड हाईएस्ट है। मैंने इससे पहले और एक बार डाला, कब अप्रोक्स 8 साढ़े 8 हजार करोड़ के आसपास। कल एक दिन में 7,500 करोड़ एक दिन में एफआईआई ने शेयर खरीदे। तो जस्ट इमेजिन करो कि अच्छा, अब क्यों फॉरेन मार्केट इतना क्यों हमारे मार्केट के प्रति इंटरेस्टेड है? भाई फॉरेन मार्केट इज सो इंटरेस्टेड इन आवर स्टॉक मार्केट। कुछ तो है, कुछ तो है हमारे यहाँ पे जो हम लोगों को नहीं समझ में आता। प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे पास होता है वो हमें कुछ दिखता नहीं है, जो दूसरों के पास होता है वही हमें सबसे ज्यादा गुड लगता है ना? अमेरिका में गुड है, इंग्लैंड में गुड है, इंडिया में कुछ नहीं, बेकार है। कनाडा में गुड है, दुबई में गुड है ना? आजकल थोड़ा सा यूथ कुछ कर लिया, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं भाई? दुबई जा रहे हैं, ज्यादा पैसा कमाएंगे और घर भेजेंगे। अरे भाई घर पे भी कमा सकते हैं यार। नहीं, घर पे कुछ नहीं है, इधर सब बेकार है। मतलब हम लोग मेंटली ना यूनाइटेड नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने हमें अपना गुड नहीं दिखाई दे रहा है। वही जैसे अभी बोल रहा था ना, बंगाली मारवाड़ी का केस, कि कोलकाता में मारवाड़ी क्यों राज करता है, क्योंकि बंगाली खुद अपना चीज को बिलीव नहीं कर पाया और सोता रहा। तो मारवाड़ी आके ना तुम्हारा बिजनेस संभालेगा और तुम उनके दुकान में मुनीमगिरी करोगे। सुनने में खराब लगता है बट वो ट्रुथ। आज जब हर प्रॉपर्टी का मालिक मारवाड़ी बन जा रहा है तो जलन हो रहा है। काय को जलन हो रहा है भाई? सेम टू सेम इंडियंस के साथ भी सोचो। अच्छा, ये सिर्फ सिर्फ बंगाल का मारवाड़ी के साथ नहीं है, महाराष्ट्र में मराठी के साथ गुजराती का भी सेम कॉन्सेप्ट है। वो लोग गुस्से से, जैसे हम लोग यहाँ पर गुस्से से मारवाड़ी को ना क्या बोलते हैं जानते हो? मैं आपको सब सीक्रेट बता देता हूँ। ठीक है, मेड़ो बोलते हैं, मेड़ो। गुस्सा करेगा तो बोलेगा मेड़ो। महाराष्ट्र में मराठी लोग गुजराती लोग को गुस्से में क्या बोलते हैं जानते हो? गुज्जू पीपल। यानी ये सब जलन से निकलते हैं, अपने ही अपने को हेट करता है। अंग्रेज को आज तक हेट नहीं किया किसी ने। चलो यार, गजब हमारा भारत का यूनिटी है। तो कॉमन सील होना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट में, साइंड बाय टू डायरेक्टर, साइंड बाय डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, वेयर एवर द कंपनी हैज अपॉइंटेड एज कंपनी सेक्रेटरी। जहां पर सीएस रहेगा, सीएस का साइन सर्टिफिकेट में होना जरूरी है। अरे सीएस का ओहदा अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके पीछे मेन रीजन यही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर थोड़ा करप्शन का साथ कम देता तो शायद आज सीएस का जरूरत ही ना होता। तो क्या है ना, बहुत सारे चीजों में वो लोग थोड़ा पार्ट बन जाता है, हिस्सेदारी ले लेता है ना। इसलिए 1980s के बाद से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर सीएस का बोलबाला बहुत है। क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट तुम किसी को अगर उल्टा सीधा इशू कर देते हो, मानो अपने मामा को दे दिया, अपने चाचा को दे दिया, है ना, बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी का इसीलिए तो रोल इतना इंपॉर्टेंट है। आजकल देखना कि लोग सीएस पढ़ने के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ऐसा क्या बात है जो सीएस के पीछे इतना लोग पागल हो रहे हैं? इंग्लिश खराब है फिर भी बोलेगा वो सीएस पढ़ेगा। मैं तो बोलता हूँ इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो फिर सीएस पढ़ो। क्योंकि इतना लॉ पढ़ना पड़ता है। अगर किसी का इंग्लिश में थोड़ा सा बत्ती गुल है, ठीक है, तो वो इतना इंग्लिश पढ़ के समझेगा कैसे? ऐसे नॉर्मल एक सेंस बोलता हूँ। लेकिन पढ़ हर कोई सकता है क्योंकि फाइनेंशियल चीजें ही हैं। लेकिन थोड़ा इंग्लिश स्ट्रांग होना नॉर्मली एक मेरा रिकमेंडेशन रहता है। मैंने अगर इंग्लिश किसी का वीक है, एटलीस्ट रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स इज नॉट मैंडेटरी है। कोई आपको इंग्लिश नहीं पूछेगा, ठीक है, कि इंग्लिश में बताओ ये करो। बेसिकली आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो और आपको जरूरत में सजेशन करना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी का इसलिए रोल बोलबाला ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि डायरेक्टर मैनिपुलेट कर सकता है। सीएस तो एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर और वो बाहर से आए हैं, उसका बिजनेस नहीं है ना, तो वो भी मैनिपुलेट हो जाएगा, चांसेस कम। और ऊपर से अथॉरिटी है, गलती करेगा तो वो भी जेल जा सकता है ना? तो इसलिए सीएस का इतना, मैंने जितना समझ आ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। सरकारी कंपनीज का हालत इतना खराब क्यों हुआ है समय के साथ साथ? गवर्नमेंट कंपनीज में करप्शन इतना क्यों है? क्योंकि ये सब चाचा मामा काका करता गया। अगर चाचा मामा काका ना करता ना, ठीक है, मैंने अपना बेटा है, नालायक है, उसको भी जॉब में घुसा दिया।
ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए, यानी इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव है। कुछ भी नहीं है, कंपनी का शेयर अपने ही सब रिलेटिव्स के अंदर है, मार्केट में मैनिपुलेटिव सब। कंपनी का बिजनेस है, देश का पैसा है, चलो बांटो शेयर। अगर ये सब करप्शन या कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाता ना सर, आज सरकारी कंपनीज को बंद करने का जरूरत ना पड़ता, और सरकारी कंपनीज को पीपीपी मॉडल या प्राइवेटाइज करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये हम लोगों का करप्शन ही हम लोगों को ये सब चीजों में बाध्य किया है। अच्छा है, कम से कम इस मुद्दे पे सीएस जैसा कोर्स बन गया। चलो कोई बात नहीं। तो फिर याद रहेगा, दो डायरेक्टर का साइन और कंपनी सेक्रेटरी का साइन। Since with effect from 29 मई 2015, दो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 रिक्वायरमेंट टू हैव कॉमन सील इज ऑप्शनल। अभी क्या है ना, कॉमन सील अभी ऑप्शनल कैटेगरी में आ गया। Hence physical share certificate issued under the sign of two director or one director along with CS is valid। ये सील से ज्यादा इंसान का ऑथोरिटी का वैलिडिटी है। नहीं, कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी, स्टैम्प इज सील, हाँ लेकिन मैंडेटरी नहीं। कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी, वो देना एक नहीं, मैं वही तो बोल रहा था। शेयर सर्टिफिकेट वगैरह में हाँ देता है, उसमें एक्चुअली देना एक मैंने वही तो इतने दिन से चले आ रहे हैं। हर चीज में सरकारी सील में सरकारी सील रहता है, ठीक है। सील से एक्चुअली क्या होता था, मैंने उसका एक ऑथेंटिकेशन होता था, लेकिन आजकल तो सील डुप्लीकेसी करने लगा ना। सील तो आजकल डुप्लीकेट हो जाता है, लेकिन इंसान का सिग्नेचर डुप्लीकेट करना तो इजी नहीं है ना। और आजकल तो डिजिटल सिग्नेचर आ चुका है जो एनक्रिप्टेड रहता है, पासवर्ड बेस्ड होता है। आपका साइन, नॉर्मल साइन जाली हो सकता है, मानो मेरा साइन देख के आप उसको जाली कर सकते हैं, लेकिन मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट आप कैसे जाली करोगे? जो डिजिटल सिग्नेचर रहता होता है डीएससी वगैरह, वो डीएससी कैसे करोगे जाली? तो फिर मेरा पासवर्ड आपके पास कैसे गया? डीएससी तो एनक्रिप्टेड है, उसको डिक्रिप्ट कैसे किया? साइबर फ्रॉड हो गया। बात बात में साइबर फ्रॉड हो जाएगा, एक आध केस में हो सकता है, नहीं इतना रेगुलराइज नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए देखो ना, इंसान का मैंने गंदा आदत को बंद करने के लिए हजारों नियम बनाना पड़ता है। अच्छा, if the compensation of the board permits of it, at least one of the aforesaid two directors shall be a person other than the managing or full-time director. A director shall be deemed to have signed the share certificate if his signature is printed thereon as a facsimile signature by means of any machine। ठीक है, मैंने machines के थ्रू से equipment और other mechanical means such as engraving in metal और lithography और digital sign, जो अभी मैं आपको बोल रहा था, but not by means of rubber stamp, provided that the director shall be personally responsible for permitting the affixation of the signature, thus and the safe custody of any machine, equipment or other material used for this purpose। ठीक है, जिसका डर था वही यहाँ पर एक्सपेंड किया। इसीलिए एक्सेल स्टैम्प मार दिया। सिग्नेचर मतलब स्टैम्प मारना तो बहुत आसान है, कोई भी मार सकता है। कंपनी में जो चाय वाला मैंने चाय देने आते हैं वो भी बोलेगा हाँ मैं ही कंपनी का ओनर, वो भी स्टैम्प लगा के दे दिया तो वो वैलिड हो जाएगा। इसलिए सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिग्नेचर में भी अगर डीएससी वगैरह है तो उसका सारा सेफ कस्टडी होना भी बहुत जरूरी है, ताकि कोई उसको मैनिपुलेट ना कर सके। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये जो पैसा का जो हेरा फेरी चलता है ना, वो सिर्फ पेपर का खेल, इंसान का कोई दाम नहीं, सब दाम पेपर का है। आप जिंदा हो इसका प्रूफ आप नहीं हो, आप जिंदा हो आपका आधार कार्ड इसका, अगर आपके आधार कार्ड में आप जिंदा हो तो आप जिंदा हो, अगर आपका आधार कार्ड आपको मुर्दा बना देता है, आप मुर्दा। आप कोर्ट में खड़े होकर बोलोगे मैं जिंदा हूं, बोलेगा नहीं आपका आधार कार्ड में तो आपको डेथ दिखा रहा है। समझ में आ रहा है सर? इसलिए पेपर आज के डेट में बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। अच्छा, डिपोजिटरी, अभी मैं आपको कुछ देर पहले ही डिपोजिटरी का बात कर रहा था, बंदा बहुत जिंदा रहेगा, मैं अभी बात किया अभी आ गया। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना जिसका नाम लिया बंदा हाजिर माने जिंदा ज्यादा दिन रहता है, इसका मतलब हमारा जो डिपोजिटरी है ये बहुत दिन तक जिंदा रहेगा। कौन है ये डिपोजिटरी? बहुत इंटरेस्टिंग काम है सर इनका। As per subsection 4 of section 46, where a share is held in depository form, the record of the depository is a prima facie evidence, again primary evidence of the interest of the beneficial owner। माने अगर मैं किसी शेयर का ओनर हूँ, अगर मैं कोई कंपनी का शेयर का ओनर हूँ, माने इक्विटी शेयर अगर मेरे हाथ में है या मेरे पास है, तो इसका क्या प्रमाण है कि मेरे पास ही है? इसके लिए डिपोजिटरी के पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर डिपोजिटरी के पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप ये बोल नहीं सकते कि आप उसका ओनर। सर अगर डिपोजिटरी गलत काम कर दिया तो फिर गए? हाँ सर गए। चलो मैं आपको एक डेटा दिखा दूं।
अरे यार, इसको नीचे कर देते। कहाँ से कर दे भाई, बाहर निकल। एक सेकेंड। कितना अंदर डाल दिया मैंने इसको, मिल ही नहीं रहा। ये है ना, इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं। एक का नाम है सर NSDL, ठीक है। इसमें से एक का तो शेयर भी है, इसका NSDL का ही शेयर है शायद, CDS का है कुछ। देख रहे हैं शेयर का दाम लास्ट, अरे बाप रे बाप, आज भयंकर मूव दिया है। 20% आज का मूव है ये, मैं देखा ही नहीं इसको। 401 टका एक दिन में, आप कुछ देख पा रहे हो सर? मजे आ गए होंगे जो लिया होगा, 2000 में जो लिया होगा। हाँ ऑब्वियसली मजा ले लिया होगा, वो तो मैं तो सुबह से मार्केट देखता हूँ बीच बीच में। आज मेरे को इसके बारे में मैंने दिमाग में काम नहीं किया। अच्छा, इसका कारण है आज डिपॉजिटरीज में एक्चुअली रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारा IPO इशू हुआ है। और सेकेंडली कुछ कंपनीज को F&O में परमिशन मिला है, जैसे जोमेटो, पेटीएम, ऐसे कुछ कंपनीज अभी F&O में आ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया होगा इसका, तभी इसका 20% रिटर्न। बाप रे, मार्केट गिरा है ऐसे, भयंकर। जो भी हो, करता क्या है सर ऐसे। एक समय में मैं इसको लेके बेच दिया था, तो इवन 2020 1918 के आसपास में इसका शेयर आया था। शेयर मार्केट क्लास में उस टाइम पे इसका दाम, मैं सबको बोला था कि रख रख सकते हो आराम से, क्योंकि ये बहुत पैसा देने वाला एक स्टॉक है। तो उस टाइम पे सबको मेरे को पूछा था कि क्यों, लेकिन मेरे को कंपनी लॉ का वही नियम, क्योंकि यही है स्टॉक मार्केट का सारा डिटेल्स का ओनर, मैंने ये जो बार बार जो आपको पढ़ाया जा रहा है अभी। तो इसका बिजनेस कहाँ से होता है, स्टॉक इससे जितना स्टॉक लिस्टेड होगा, पर स्टॉक को लिस्ट करने के लिए सेबी की तरफ से, ब्रोकिंग फर्म की तरफ से इनको एक कमीशन का इनकम होता है। और ये जितना अनलिमिटेड नंबर पे होता जाएगा, इनका शेयर का दाम उतना बढ़ता जाएगा। 2017 से लेके 2021 तक शेयर में ग्रोथ उतना नहीं था, लेकिन जस्ट लुक एट दिट फ्रॉम 2021 से लेके 2024 तक का 3 साल का ग्रोथ देखो। मैंने कम से कम 400 से शेयर 2400 में भागा। सर क्या लगता है आगे और बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ा, हाँ अभी थोड़ा सा हाई में है। अगर थोड़ा सा कभी मार्केट करेक्शन करता है, अगर कोई लेना चाहता है तो बिल्कुल रख सकता है अपने पास। अब चलो मैं दिखाता हूँ आपको ये करता क्या है, हल्का सा जान लो इसके बारे में, ठीक है। CDSL क्या है? सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड इज एन इंडियन central security depository founded in 1999. CDSL is the largest depository in India in terms of number of क्या डीमैट अकाउंट, ठीक है। In February CDSL became the first depository in India to open 60 million active demat account. समझ रहे सर? As of March 2022 the depository hold asset worth rupees 37.2 ट्रिलियन। कितने का एसेट होल्ड करता है? 37.2 ट्रिलियन। इंडिया का GDP कितना है? इंडिया का इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन का। कितना है इकोनॉमी इंडिया? इंडिया का 4.038 ट्रिलियन। इंडिया का इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन का। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, बोला कि इंडिया को 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएगा, और इसके पास एसेट कितने का है? इसके पास एसेट है 37 ट्रिलियन का। सर बेसिकली ये रुपीज ही ये रुपीज में है, वो डॉलर में है, लेकिन फिर भी इंडिया के GDP तुम कन्वर्ट भी करते हो, ठीक है, समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये अकेला कितना एसेट होल्ड करता है, जस्ट इमेजिन। इससे आपको देश का स्ट्रेंथ का पता चलता है, देश का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किधर जा रहा है इसका पता चलता है आपको। With over 580 depository participants associated with CDSL,
मैंने स्पेशली ब्रोकिंग फार्म होते हैं, ब्रोकिंग फार्म या फिर जो लोग मार्केट में ट्रेडर के हिसाब से काम करते हैं, लार्ज ट्रेडिंग फार्म होते हैं, दे आर नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। में इसका डिटेल्स आएगा आप लोगों को मैं बताऊंगा। Who is depository participant is described as an agent of the depository. They are the intermediary between the depository and the investor. तो बेसिकली कौन हुआ? ब्रोकर ही तो हुआ ना। इन्वेस्टर और डिपॉजिटरीज के बीच में कौन है? जैसे हम लोग जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं ना, तो डीमैट अकाउंट खोलने के टाइम पे हम थोड़ी ना सीडीएसएल में जाके खोलते हैं, ब्रोकिंग ब्रोकर के थ्रू से ही हम लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो डीमैट अकाउंट खोलने के बाद हमको लगता है कि ब्रोकिंग फार्म के पास रह गया, नहीं, ब्रोकिंग फार्म के पास हमारा सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट होता है और कुछ भी नहीं होता। हमारा डीमैट अकाउंट इनके पास होता है। इसका और एक वर्जन है एनएसडीएल, दिखाता हूं उनके बारे में, बाकी आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। इतना समझ में आ गया कि शेयर मार्केट में शेयर किसके पास होता है, ठीक है। और एक कंपनी है, इसका भाई, भाई नहीं बाप बोलूं क्या बोलूं एक्चुअली सर ये, NSDL करके है ना एक तो। हाँ एनएसडीएल, हाँ सर, ये अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हुआ है, ठीक है। देखो ये बेसिकली सर जो जब है, ग्रो में अकाउंट बनाया था तब इसका ही हाँ मैसेज आया था, जब ग्रो में अकाउंट बनाया था NSDL का ही कुछ आया था, मतलब वहाँ पे हाँ सर, वेबसाइट से लगी है। ये सर एग्जैक्टली उसी का मैसेज आएगा, ठीक है। अब वेरी गुड, ये दर्श ने बताया कि जब उसने अकाउंट खोला था, ग्रो में अकाउंट ओपन किया था, तो एनएसडीएल का उसके पास मैसेज आया था। इसका मतलब तो इसका एनएसडीएल में आया था, ठीक है। किसी का सीडीएसएल में भी आता है। मेरे पास आई थिंक मेरा तीन चार डीमैट अकाउंट है, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी का सीडीएसएल आता है, किसी का एनएसडीएल आता है, बट किसका क्या आता है उतना मैं ध्यान नहीं दिया। सो पॉइंट इज, नहीं, अगर आएगा तो खरीद लेना। हाँ हाँ, बहुत दिन से लिस्टेड नहीं हुआ, ये बेसिकली गवर्नमेंट का शेयर इसमें ज्यादा है, ठीक है। और एनएसडीएल में प्राइवेट शेयरिंग ज्यादा है। और स्टॉक मार्केट में प्राइवेट होने से आना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट का होल्डिंग ज्यादा है तो फिर लिस्टेड होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट में परमिशन निकालना बहुत झमेला का काम होता है। ये देखो ना, यहाँ पर क्या लिखा है, सेमी गवर्नमेंट सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इसमें 24% मेजोरिटी होल्डिंग है, टोटल शेयर होल्डिंग का 24% सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है। देखो, एज ए सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी बेस्ड इन मुंबई, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अगस्त 96। इसके पास भी कितना डीमैट अकाउंट है? एसेट होल्ड रुपीज 398 लाख, 4.7 ट्रिलियन, उससे थोड़ा कम है बट अच्छा खासा ही है, ठीक है। 4.7 trillion. NSDL provides service to investors, stockbrokers, custodian, and issuer companies through its nationwide network of depository participant and digital platform. ये टॉपिक बाद में भी आएगा, आपको इसके बारे में डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए। इसका एक अलग टॉपिक ही आता है आप लोग का कंपनीज एक्ट में। तभी क्या है, कनेक्टेड पॉइंट्स पे था तो मैं थोड़ा सा मूड में हूँ तो बता दिए, ठीक है। लेकिन बाद में जब आएगा थोड़ा कम बता दूंगा, है ना। मतलब और इतना दिखाने का जरूरत नहीं है, सीधा लॉ पढ़ के छोड़ दूंगा। चलो नेक्स्ट, a point is students are advised to take note requirement of, तो क्या बता रहे हैं सर, shares held in depository form as per section 4, whereas share is held in depository form, the record of the depository is the prima facie evidence of the interest of the beneficial owner। कि उसका शेयर का ओनरशिप किसको जाएगा, क्या जाएगा, इसका एविडेंस एक्चुअली डिपॉजिटरी के पास ही होता है। रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग सिक्योरिटीज इश्यूड इन डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म कैन बी रेफर्ड इन रूल 9 एंड रूल 9A। ये दोनों रूल याद रखिएगा। मैंने ये जो डिमैट फॉर्म को रखना है, इसके बारे में कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मैंने जो इसके पहले वाला चैप्टर हम लोग गो थ्रू किए हैं, उस चैप्टर के अंदर ये बोला है कि सेक्शन रूल 9 एंड 9A ऑफ कंपनीज रूल 2014 में ये डीमैट के बारे में डिटेल्स में एक्चुअली बोला गया है। रूल 9A वाज इंसर्टेड बाय द कंपनीज थर्ड अमेंडमेंट 2018 में एंड रिक्वायर्स एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी to issue these securities only in dematerialized form and also facilitate demat of all existing securities। मैंने unlisted companies को 9A के अंदर बोला गया है कि अगर आप unlisted हो तब भी आपको, मैंने unlisted public company, ठीक है, तब भी आपको शेयर डीमैट फॉर्म में इशू करना चाहिए, फिजिकल शेयर नहीं हो, ठीक है। इसके बारे में आई थिंक हम लोग प्रोस्पेक्टस के क्लास में भी एक बार इसका टॉपिक का डिस्कशन हुआ था, मुझे जितना याद आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट, इशू ऑफ रिन्यूड और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। कभी कभी ऐसा होता है ना, ओरिजिनल वाला गुम हो जाता है, खो जाता है, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 में इसके बारे में बोला है, रीड विद रूल 6 द कंपनीज शेयर्स एंड डिबेंचर रूल
2014 issue of renewed certificate कैसे होगा? इस केस where originally issued share certificate has been defaced or mutilated or torn or renewed share certificate in the replacement shall be issued in lieu of surrender of such original certificate to the company. तो ऐसे होता है, पुराना वाला लेके आओ, खराब हो गया है तो तुमको नया सर्टिफिकेट इशू करके दे देगा। अगर पूरा पूरी खराब हो जाए तो फिर कुछ तो प्रमाण देना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कंपनी का शेयर है, कुछ तो एक नंबर तो बताना पड़ेगा, नहीं तो ढूंढेगा कैसे? हाँ वही, अगर হারিয়ে যায় যদি তো তোর নাম দেবে, তোর কিছু তো একটা কানেকশন, তোর প্যান নাম্বার, ওগুলোর মাধ্যমে তখন খুঁজতে হবে। পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। A company may replace all the existing certificate by new certificate upon subdivision or consolidation of shares or merger or demerger of any reconstitution without requiring old certificate to be surrendered. Merger demerger क्या होता है? जब मानो कि दो कंपनी मर्ज करता है, ठीक है, या डिमर्ज करता है, माने दो कंपनी एक था अलग हो गया, डिवोर्स हो गया, ठीक है, और दो डील जुड़ गया, माने शादी हो गया, ठीक है। अरे कंपनी का शादी, कंपनी का डिवोर्स चलता है, ठीक है। रिसेंटली जैसे रिलायंस से डिवोर्स होके जियो फाइनेंशियल बना, रिलायंस का पार्ट था, अभी रिलायंस के अंदर नहीं है। हाँ, आइडिया और वोडाफोन ने शादी कर दिया, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों का घर बहुत अच्छा चल रहा है, ये लोग देखा हम लोगों का अच्छा नहीं चल रहा है, दोनों एक हो जाते हैं, शादी करके घर बसाते हैं, तो घर बसा रहा है अभी। ऐसे आई थिंक डेटा पैक का चार्ज बढ़ जाएगा, खबर मिला आप लोगों को? आज रिलायंस ने आज, हाँ अपडेट आ गया ना शेयर का, आज रिलायंस का, इसका जियो का शेयर इसीलिए बढ़ा है आज, डेटा पैक का दाम बढ़ जाएगा। इस डेटा पैक का दाम बढ़ जाने से मैंने, आप लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हो सर, दाम बढ़ने से बाकी लोग दुखी हो सकता है, आप लोग मत दुखी हो, ठीक है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे आपने सुना कि दाम बढ़ सकता है तो आपको चुपचाप उस कंपनी का शेयर खरीद लेना चाहिए, ठीक है। आप 1000 100 200 शेयर खरीद लो, जितने का दाम वो बढ़ाएगा वो आप ऑटोमेटिकली वो बेसिकली हेज हो जाएगा, क्योंकि उसका जैसे ही शेयर का दाम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो रेवेन्यू बढ़ने से शेयर का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग, बाकी लोग दुखी हो सकता है, आप लोग दुखी मत हो। तो फिर स्पेशलाइज्ड होने का क्या मतलब हुआ? हाँ चलो नेक्स्ट। अच्छा, renewed certificate it shall be stated that it is issued in lieu of share certificate subdivided replaced on consolidation. Company may charge such a fee as board may think fit but not exceeding ₹50 per certificate and no, याद रखना सर कितना लेता है, 50% मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेता है। एंड नो फी शैल बी पेबल परसुएंट टू स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सैंक्शन बाय हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर माने हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ परमिशन से कुछ हो रहा है तो ऐसे केसेस में कोई फी नहीं लिया जाता, अगर गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू से कुछ हो रहा है तो। अच्छा, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के बारे में भी एक पॉइंट दिया है, ठीक है। ए केस wherein a share certificate originally issue has been lost or destroyed, a share certificate in duplicate will be issued if board is consented for the same based upon evidence produced। मैं बार बार आपको बोला कि अगर आपका पुराना चीज गायब हो जाए, बांग्ला में আমরা बोली ना हारिए जाए, क्या बोलते हैं बंगाली में, हारिए गए, है ना। तो अगर गुम हो जाता है या हारिए गए तो ऐसे केसेस में हम लोग प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका शेयर है कंपनी में, तो कुछ तो बताओ, अपना नाम बताओ, अपना पैन नंबर बताओ। नॉर्मली पैन बताने से हो जाता है क्योंकि सब कुछ पैन बेस्ड है, ठीक है। मेरे हिसाब से पैन को ही आइडेंटिफिकेशन प्रूव कर देना चाहिए था, फालतू में आधार के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक इंसान का ये इतना सारा आइडेंटिफिकेशन लेके बंदा फालतू में मनी बैग भर जाता है। हाँ, पैन रखो, आधार रखो, आधार के अंदर पैन के अंदर एड्रेस वगैरह दे दो ना, उसी से काम हो जाएगा। आधार अलग से, पैन अलग से, सिंगल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। क्या बोलते हो? हाँ, एक्चुअली क्या है जानते हो ना, बहुत सारा चीज सिंगल करना चाहता है गवर्नमेंट, लेकिन ना ये स्टेट लोग ना बहुत पंगा लेता है सेंट्रल से, ठीक है। जैसे जैसे आइडेंटिटी, जैसे भी सीए एनआरसी जैसे चीज जैसे ही बोला ना, तो सीए एनआरसी चीज में जैसे आइडेंटिटी का लिए कुछ बोलेगा तुमको, तो फिर हर लोग तो आएगा, लेकिन अब वहां पर बखेड़ा खड़ा हो, क्या होगा? जैसे मानो कि तुमको अगर पैन कार्ड बनाना है तो आधार लाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक एविडेंस को प्रूव करने के लिए एक दूसरा एविडेंस प्रूव करना पड़ता है, तो उस चक्कर में क्या होता है, बहुत लोगों के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सब अपना कंट्री छोड़ के भाग के आए, इलीगल इमिग्रेंट्स है।
और उसमें क्या होगा सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ऐसे तो देखो बॉडी कलर से तो समझ में नहीं आएगा ना। अगर कोई बांग्लादेश से इधर पश्चिम बंगाल में आएगा क्या समझ में आएगा, वो भी बांग्ला बोलता है हम भी बांग्ला बोलते हैं, वो भी मछली खाता है हम भी मछली खाता है, ठीक है। तो कुछ पता नहीं चलेगा। फूड हैबिट्स इज सेम, बॉडी कलर इज सेम, बात भी कर लेता है सेम। हाँ वो लोग थोड़ा सौ सौ करता है, लेकिन अगर वो चाहे ना, जैसे बांग्लादेश की भाषा में थोड़ा सा रीजनल टर्न एक है जो इधर नहीं बोला जाता, लेकिन अगर वो चाहेगा वो अगर अपना इधर वाला लैंग्वेज को इजीली अडॉप्ट कर ले, तो वेरी इजी फॉर देम। वो लोग करता है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो थोड़ा किताबी भाषा बोलते हैं, बुकिश भाषा बोलते हैं, वो लोग थोड़ा अपने रीजनल टच में नॉर्मल बात करते हैं। लेकिन अगर वो चाहेगा कि हम रीजनल टच नहीं देंगे, कोलकाता में आके कोलकाता जैसा भाषा बोलेंगे, तो बोल देगा, आराम से बोल देगा। कैसे पता करोगे? तो बहुत सारा चीज फंस जाएगा। इसलिए मेरे को एक खबर मिला है कि शायद इंडिया बांग्लादेश शायद इंडिया को वीजा फ्री कर देगा। अगर बांग्लादेश इंडिया को वीजा फ्री कर देता है तो शायद इंडिया भी बांग्लादेश को वीजा फ्री कर देगा। इंडिया बांग्लादेश के अंदर से ट्रेन लाइन चालू करेगा जो सीधा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा। बेसिकली ये तुम इधर मत आओ मैं इधर मत मत जाओ, ये सब चक्कर को खत्म करके अल्टीमेटली धीरे धीरे बांग्लादेश इंडिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है। ऑलरेडी 22 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ 30 करोड़ मुस्लिम है भाई, और 15-20 करोड़ क्या है, आ जाओ भाई, ठीक है देख लेते हैं। ठीक है। कल पाकिस्तान भी पंगा लेगा, उसका तो बाकी लोग तो आना ही चाहता है, सिर्फ पाकिस्तान का जो पंजाब है उनको बस दिक्कत है, ठीक है, उसको भी ले लेंगे। खत्म, सब वीजा फ्री, सब वीजा फ्री। ठीक है, पहले वीजा फ्री करेंगे तो कंट्रोल में रहेगा, फिर धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा। अखंड भारत होना था, हो जाएगा। अरे रोज का झमेला, बॉर्डर इशू नहीं रहेगा तो फिर बॉर्डर में मारपीट भी नहीं होगी। रहो, मिलिट्री में खर्चा कम होगा। बस इंडिया पाकिस्तान मैच देखने को नहीं मिलेगा। फालतू देश बना के कुछ है नहीं, अपना कुछ फालतू सब जो है वो रहो ना। फालतू कुछ देखो क्या हो रहा है, बांग्लादेश कौन सा अपने आप को कुछ कर रहा है, और पाकिस्तान ऐसा क्या खास उखाड़ लिया, बना लिया अपने पाकिस्तान। विराट के लिए हाँ वो लोग भी सेफ्टी में रहे। ऐसे तो चलो बांग्लादेश ऐसे, बांग्लादेश मैंने कनेक्ट करेंट जो बांग्लादेश का गवर्नमेंट है वो फुल्ली चाहते हैं कि इंडिया एकदम उसको पूरा सपोर्ट करे, वो फाइनेंशियली डेवलप हो जाएगा बहुत। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का ऑपोजिशन जो है, वो ऑब्वियस बात है, अगर उनको सत्ता में आना है तो अपोज तो होना ही है। ठीक है। तभी ये लोग दे दिया, जगह दे दिया। इंडिया पूरा रेल नेटवर्क बना देगा, बीच से पूरा एकदम बांग्लादेश चीर के हमारा ट्रेन जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर पूरा एकदम कनेक्ट कर लेगा। हाँ, ऑपोजिशन बांग्लादेश का ऑपोजिशन पार्टी नहीं चाहता है। लेकिन अगर बांग्लादेश हमारे साथ देखो कनेक्ट करेगा तो चाइना कुछ नहीं बोल सकता। क्या फर्क पड़ता सर ये ट्रेन लाइन ऐसे कनेक्ट करेगा टेररिज्म भी नहीं हो रहा है। टेररिज्म इजी, अरे वही सब तो खत्म करना है, करने दो, लेकिन कुछ नहीं करे। एक्चुअली देखो ट्रेन लाइन बांग्लादेश का होगा। ठीक है, धीरे एक्चुअली देखो अगर तुम एक ऐसा, आज यूरोप में कोई बॉर्डर नहीं है जानते हो आप लोग। यूरोप यूरोप यूरोपियन यूनियन की तरह काम करता है। एक्चुअली एक टाइम पे ये लोग बहुत मारपीट किया है, इन लोगों का मारपीट खत्म हो गया बोल के आज ये डेवलप नेशंस बन पाया है। तो फिर एक्चुअली ये फॉरेन यूरोपियन नेशंस, अमेरिकन नेशंस एज वेल एज चाइना, दे डोंट वांट कि हम लोग एक रहे। बट ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के दिमाग में कोई घुसा है तो सही। अरे भाई अगर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ रह जाता है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन, इसको साइड में रखो, ये हम लोग एक ही, बेसिकली हम लोग का एक ही कल्चर है, एक ही सब कुछ है। ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक हो जाएगा ना, इंडिया का इतना स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, यूरोप देखता रह जाएगा। क्योंकि यूरोप के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, प्राकृतिक रिसोर्स भी है, और माने हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा करने से हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना बढ़ जाएगा। बस एक ही चीज का कमी है, क्या है कि एक तबका का लोग इतना ज्यादा मूर्ख है कि इनको संभालते संभालते 100 साल लग जाएगा। मैंने जो मैं बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसको करने में माथा खराब हो जाएगा। मतलब मेरा बाल तो चला गया देख रहे हो? ये आके फिर चला जाएगा। मैंने इट्स काइंड ऑफ की, ठीक है हाँ मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा। मैंने इनको समझाना
ये जो मूर्ख लोग है ना, इनको समझाना इज लाइक अ हाथी को पैंट पहनाने जैसे। अगर किसी को इच्छा करता है कि हाथी को पैंट पहनाएंगे, सॉक्स पहनाएंगे, तो जितना मशक्कत होगा, उतना मशक्कत के बाद अगर तुम पहना दो तो फिर कुछ हो सकता है। और यही चीज एक्चुअली यूरोप एंड अमेरिका जैसा कंट्री चाहता है कि भाई हम लोग अपने बीच में लड़ते रहे, तो इनका औजार खरीदते रहेंगे। अच्छा, फ्रांस से हम लोग इतना जो फाइटर जेट खरीद रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे फाइटर जेट का? पाकिस्तान के लिए ना खरीद रहे हैं। और क्या कारण है? और पाकिस्तान भी अपना जो आवाम को नहीं दे पा रहा है, किस कारण? सारा पैसा तो फाइटर जेट में। और वो लोगों का एक ही चीज है कि हम भी एटमी ताकत है। एटमी ताकत। एटमी ताकत, अरे क्या करेगा तू? एटमी ताकत किसके ऊपर गिराएगा? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, एटमी ताकत है। और उसको डर क्या है? इंडिया का डर है। और वो फेक डर है। इंडिया कभी अटैक उसको करता ही नहीं है। वो करता है तो फिर हम लोग उसका जवाब देते हैं। मैंने ये यूरोप कितना चाहता है सोचो। क्योंकि आज जो फ्रांस इतना पैसा कमाता है, क्या है उसका? एरोप्लेन बेच बेच के ही तो पैसा है उसका। रशिया का क्या पैसा है? आर्म्स। जस्ट इमेजिन, वेरी सिंपल थ्योरी। इसको समझाने के लिए और मैंने मैंने हाथी को पैंट भी नहीं पहनाना चाहिए। लेकिन ये बात इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को समझ में ही नहीं है। इवन इंडिया के अंदर भी है कुछ कट्टरवाद, वो भी होने नहीं देगा। नहीं, देशद्रोही नहीं है, कट्टरवाद। ठीक है, रेडिकल। ठीक है, अगर सिंपल सीधा 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 पूछना चाहते हो, रेडिकल हिंदू एंड रेडिकल मुस्लिम। कट्टरवाद हिंदू, कट्टरवाद मुस्लिम, यही लोग करने नहीं थे। और फिर कोलकाता में ऑलरेडी 1948 में मारकाट हुआ था। ठीक है, पंजाब में भी बहुत सारा चीज हुआ है। अब पंजाब और बंगाल फिर से मरेगा, और इसी डर से सब चुप है। माने जब भी हम लोग कुछ सोचते हैं ना, डेवलप कंट्री बनाएंगे और एक हो जाएंगे, एक ही डर हम लोगों को सताता है, जो 1971 में हुआ है, जो 1947 में हुआ है। उस डर के मारे सब चुप, जो है चलने दो, और यूरोपियन का बिजनेस बढ़ने दो। फिर सोचोगे ना, प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। एकदम सिंपल है। नहीं नहीं, हम एडुकेट करने के लिए क्या चाहिए? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ममता दीदी तो 5,000 करोड़ मद्रासा को दे दिया। ममता दीदी आज तक का हाईएस्ट मद्रासा एजुकेशन में 5,000 करोड़ अलॉटमेंट। एक स्टेट होने के नाते सेंट्रल भी नहीं देता इतना। जहां पर मद्रासा में सिखाया जाता है कि दुनिया चपटा है। हाँ? क्या? मद्रासा नहीं जानते? मुस्लिम धार्मिक एजुकेशन सिस्टम। इसमें पढ़ा जाता है कि, तो एक बच्चा मॉडर्न स्कूल में भी पढ़ता है और मदरसे में भी जाता है, क्योंकि धार्मिक स्कूल है, जैसे हमारे हिंदू में गुरुकुल वगैरह होता है। तो एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा मदरसे के टीचर को पूछता है कि स्कूल में टीचर ने बताया ज्योग्राफी का कि दुनिया गोल है। तो फिर वो, आई थिंक पाकिस्तान या बांग्लादेश का वीडियो होगा। तो फिर वो मौलाना साहब जो है मदरसा का, वो उसको बोलते हैं कि हमको तो टीचर ने बताया दुनिया गोल है, आप इधर बोलो दुनिया चपटा है। ठीक है, तो बोलते नहीं नहीं, आपका स्कूल का टीचर गलत है। हम लोग यहाँ पर जो पढ़ते हैं, इससे मैंने यही सबसे सच्चाई है, इसके बाहर और कुछ सच्चा नहीं। नॉर्मल बात है, और अल्लाह का नाम जोड़ देता है। फिर तो तुम चुप हो जाओगे ना, क्योंकि अल्लाह मैंने ईश्वर भगवान का बात है। ऐसा जोड़ देगा ना, फिर और कोई कोई बोल ही नहीं पाएगा। फिर बच्चा भी कंफ्यूजन, अल्लाह बोला तो सही होगा। क्या तुम सोचो, ये तुम सुधारोगे एजुकेशन सिस्टम? सुधार के देखो क्या होता है, उल्टा और अपीसमेंट करो, उस पे तुम्हारा वोट बैंक बना रहेगा। आसाम में तो तोड़ दिया है सब। चलो आगे बढ़ो। The record of renewed and duplicate certificate to be maintained. Particular of every renewed and duplicate certificate maintain in form SH2. ऐसे SH का कहाँ कैसे याद रखोगे? ऐसे तो SH भूल जाओगे। शेयर होल्डर्स, ठीक है, SH वर्ड को ऐसे के लिए शेयर होल्डर से लिया है। SH2 with cross reference to register of members in shape of register.
Such register shall be kept at registered officer or any other place where registered of members in custody of a company secretary or such other person as may be authorized by the board. तो ये सब डेटा किसके पास रहेगा कंपनीज के अंदर? कंपनी सेक्रेटरीज के पास या फिर कंपनी जिसको ऑथराइज मानेगा उसके पास। तो ये कंपनी सेक्रेटरी का ओहदा समझ रहे हो सर? हाँ, and all entries made in such register shall be authenticated by the CS। ठीक है, अगर किसी का गड़बड़ घोटाला करेगा ना, चाचा मामा बुआ करेगा ना, ठीक है, तो सीधा जेल हो सकता है, और साथ में इतना फाइन डालेगा, फिर क्या खाएगा और क्या लेके जाएगा। नहीं, धीरे धीरे सीएस का पावर इसीलिए इतना डेवलप कर रहा है, और इसीलिए जो लोग सीएस बन रहे हो बस दिल लगा के बन जाओ। आप बिलीव नहीं कर सकते इतना नीड है देश को। मैंने सीएस सीएमए का तो अलग लेवल का नीड है, था, रहेगा, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी का नीड का सबसे मेन कारण है करप्शन को कम करना। और देश का इतना बड़ा नीड के पीछे मेन रीजन है क्योंकि लास्ट 75 साल में देश का डेवलपमेंट ना होने के पीछे जो मेन रीजन है, वो बाकी चीज को साइड रखो, वन ऑफ द मेन रीजन है करप्शन। जिसको पावर दिया गया वो पावर का मिसयूज किया। और ये कंपनी सेक्रेटरीज बनाने के बाद क्योंकि डेमोक्रेसी हो गया है ना, क्योंकि ये तो आम आदमी को से दिखा जा रहा है ना, कोई भी बन सकता है कंपनी का सीएस। ठीक है, तो जब आम आदमी वहां पर पहुंच रहा है तो कॉम्पिटिटिवली उसको भी डर है और लॉ में भी दम है, और आम आदमी का तो कोई ऐसे कोई राजा का बेटा का बात तो नहीं है ना। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिकली काम को करेगा। और इसमें क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो रहा है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने से कंपनी भी अपना सारा काम एकदम सफेद रख पाएगा, ट्रांसपेरेंट रख पाएगा। ठीक है, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत घोटाला रह जाता है, वो अलग बात है, लेकिन पहले क्या होता था ना, इतना ज्यादा करप्शन होता था कि तुम मैंने क्या बोलो, कल एक बोल रहा था ना, केंचो कूड़ते केवटे। ठीक है, मैंने ढूंढने जाते हो केंचुआ, निकलता है कोबरा। ठीक है, तो पहले का सिचुएशन ऐसा था। अभी क्या है, केंचुआ ढूंढने निकलोगे, जोर से जोर एक क्या मिलेगा, मे बी एक कॉकरोच मिल जाए, या मे बी एक हल्का फुल्का कोई कम जहरीला जो सांप होता है ना, वैसा कुछ निकले, कोबरा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ताकि कोबरा ना निकले इसलिए सीएस का रोल प्ले दिन बे दिन डेवलप। हेलो, किछु कम नहीं, मैंने 10% भी कम नहीं हुआ है, हार्डली 10% हम लोग अचीव कर पाए, 90% पूरा बाकी है। अब उसको कम करते करते और 25 साल, बट आप लोगों का जिंदगी बन जाएगा, गारंटी। क्योंकि वो करंट गवर्नमेंट ने जो जो बेसिकली देखो, एक चीज है, कल अगर मोदी जी या बीजेपी रहे या ना रहे, डजेंट मैटर। ठीक है, मेरे को ये सबसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, मेरा पसंद का है, नहीं रहेगा तो चिंता होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो थीम बना के जाएगा ना, ये थीम अगला जो भी आएगा उसको कैरी ऑन करना पड़ेगा, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, वो इग्नोर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो करप्शन, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में करप्शन तो भरा पड़ा है देश में, तो अगर फिर से करप्शन होगा तो फिर 5 साल ही जोर से जो चल पाएगा, उसके बाद फिर बोलेगा भाई ये तो फुल्ली करप्टेड निकला, इसके बाद छोड़ दो। फिर उसके बाद अगर फिर से बीजेपी आता है तो बीजेपी 3.0 जो आएगा वो और भयंकर रूप में आएगा। अगर मानो नेक्स्ट 5 साल बाद अगर बाई चांस हम लोग डेमोक्रेटिकली चेंज कर भी देते हैं सेंट्रल में, ठीक है, 5 साल ही टाइम है उनके पास, तो 5 साल बाद फिर से वो और भी जोर से होगा। लेकिन एक बार एक सिंक क्रिएट हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा। अमेरिका में भी तो चेंज होता है 5-5 साल में, तो क्या 5-5 साल में पूरा देश का पूरा नक्शा बदल जाता है क्या? समझ में आ रहा है सर? अमेरिका में इस बार वोट का लड़ाई चल रहा है 2 मुद्दों को लेकर। एक मुद्दा बना है, एक तो ट्रम्प का मेन है और दूसरा बाइडेन का। ठीक है, तो ट्रम्प और बाइडेन के बीच, हाँ हाँ, अभी ट्रम्प की तरफ पल रहा भारी है। अभी इलेक्शन है, तो इसी मंथ में इलेक्शन है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, ठीक है, अब बहुत जल्दी इलेक्शन है अमेरिका में। अब अमेरिका का मेन मुद्दा है कि ये जो फॉरेन से जो हम लोग जैसे इंडियन जो इसमें यूएस में जाता है, तो ये लोग वहां पर जाके टेम्पोररी काम करता है, तो उसमें एक वीजा आता है सर, H1B वीजा बोलते हैं उसको। H1B वीजा जो होता है वो टेम्पोररी होता है, जॉब पर्पस के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होता। अगर कभी अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सैक कर दे या आपको बोले कि आपका जॉब और नहीं रहेगा, तो H1B वीजा वाले का बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है कि 45 डेज टाइम रहता है जॉब जाने के बाद 45 दिन के अंदर अगर दूसरा जॉब नहीं मिलता है, तो तुम अगर मानो तुम्हारा लाइसेंस का जो एक्सपायरी डेट हो गया, तो फिर तुमको सीधा जेल में डालेगा। ठीक है, या फिर बेसिकली एक अथॉरिटी के अंदर में कंट्रोल में कर दिया जाएगा, तो उसको या तो देश में वापस आना है या फिर दूसरा नौकरी ढूंढना है। ठीक है, अगर रिसेशन वगैरह चलेगा तो देश ही आना बेस्ट है, रिसेशन नहीं है तो फिर जॉब मिलेगा।
तो ये H1B वीजा का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बेसिकली ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम इसको परमानेंट कर देंगे। अगर कोई भी वहां के कॉलेज में, अगर 2 साल का भी डिग्री कॉलेज में अगर कोई इंडियन या कोई भी फॉरेनर, चाइना हो या जो भी हो, अगर वो 2 साल के अमेरिकन कॉलेज में पढ़ लेता है, तो फिर उसको वहां का मैंने परमानेंट सिटीजन का एक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने ग्रीन कार्ड नहीं देंगे, ग्रीन कार्ड दे सकते हैं कि शादी करेगा वहां का लड़की, ठीक है, वो रूल है। लेकिन ऐसे तुम 2 साल में उधर जाके कोई कॉलेज में पढ़ेगा और वहीं के कंपनी में काम करेगा, तो तुम्हारा मैंने वो जो टेम्पोररी कॉन्सेप्ट था उसको हटा देगा, ये ट्रम्प बोल रहा है। ठीक है, तो बाइडेन भी अपना उल्टा बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे वो लोग भी वोट बैंक के अंदर आ जाता है। अच्छा, फिर अमेरिकन का जो लोकल है उनको जॉब देने के लिए परमानेंटशिप है, तो अगर बाहर वाले को इतना जॉब दे देगा कंपनी, तो फिर वहां का लोकल का क्या होगा? ठीक है, तो अमेरिका में ये सब इश्यूज है। नहीं, ये तो डेवलप इशू इनका। हम लोग की तरह हम लोग की तरह मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मसला नहीं। देखो, जहां जरूरत होगा वहां पे तो लेगा ही ना, वो तो अलग बात है। लेकिन बेसिकली देखो, वोट के पहले सब बोलेगा हम ये करेगा हम वो करेगा। अल्टीमेटली कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए, अगर इंडिया से लोगों को, टैलेंटेड लोगों को 30,000 रुपये या 50,000 में काम दे सकता है, वहां का लोगों को ज्यादा सैलरी देना पड़ता है। तो और वहां पर लोग पढ़ाई लिखाई भी कम करता है। जब से पैसा आ गया है, पढ़ाई लिखाई कम कर दिया आम आदमी, और इंडियंस लोग भर भर के पढ़ के अमेरिका जाके सेटल होना चाहता है। अब कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमी को डेवलप करना है कि अमेरिकन को जॉब देना प्रायोरिटी है, इसमें वो लोग भी कंफ्यूज है। अगर मानो अमेरिकन नशाखोर, गंजाखोर, क्या बोलते हैं, ड्रग्स खोर, उनको नौकरी देगा, तो कंपनी तो 2 दिन में फिर अमेरिका का चिंता है, क्योंकि अमेरिका को टक्कर दे रहा है चाइना इंटरनेशनल मार्केट में। प्रोडक्शन कैपेसिटी गिर जाएगा, उसी में एक इंडियन को रखेगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई हो जाता है। ठीक है, तो अमेरिका को बहुत डर है कि चाइना उसको सरपास कर रहा है। बांग्लादेश के पास एक जगह खरीदने के लिए अमेरिका ने एक डील दिया है। बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर में एक समुद्र का एक एरिया है, वो चाइना के ऊपर नजरदारी करने के लिए एक पूरा आइलैंड खरीदना चाहता है। वो वाला शेख हसीना, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अमेरिका वांट टू परचेज लैंड फ्रॉम अस। नहीं, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये कोई भी अमेरिका नहीं, हमारे सादा चमड़ा वाला लोग इधर कोई परमानेंट यहाँ पर आए। वो हम लोग जैसे वो काला काला सब संभाल लेंगे भाई। वो सफेद वाले लोग क्योंकि वो लोग ठीक है, वो नहीं, सादा यहाँ सादा काला का बात नहीं है। बेसिकली यूरोपियंस का जो एग्रेशन और जो कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है ना, वो कब क्या करे वो लोग, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, हम लोग अपने बीच में हिंदू मुस्लिम करते करते जिंदा रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनसे टिक पाना मुश्किल है सर। हाँ, चाइना को नहीं, चाइनीज लोग, चाइनीज आर नॉट लाइक दैट, दे आर वेरी माने इंडियन क्या काम करता है, चाइनीज लोग बहुत माने वर्कहोलिक है सर, वो लोग काम बहुत करता है। इसीलिए तो उनका जीडीपी देखो यार, इतना पॉपुलेशन के साथ भी क्या डेवलप किया है। वर्क कल्चर इज बहुत हाई है चाइना। कुड़िया नहीं है बेसिकली, इन सिंपल आलसी नहीं है, बहुत हाई लोड लेने वाला है। हम लोग यहाँ पर बात बात में करते ठीक है, करते ना, 2 मिनट पढ़ते हैं। चाइनीज लोग तो मेरे साथ बहुत कम है। अच्छा, किम जोंग के उधर नॉर्थ कोरिया में अगर कोई उनके मीटिंग में हाँ करता है ना, सीधा मुंह पे गोली मारता है। हाँ, मुंह पे गोली मारता है, मतलब गवर्नमेंट मीटिंग चल रहा है और तुम ऐसे हाँ कर रहे हो, ठीक है, उबासी ले रहे हो, सीधा मुंह पे गोली मार देता है। ऐसा भी मैंने सुना, पता नहीं एग्जैक्टली, बट मैंने काइंड ऑफ ऐसे काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप उसका। देखो, रूल 5 ऑफ दी, अच्छा, मैनर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, सबसेक्शन 3 ऑफ 46 में कहता है, ओवर रूल ऑफ द आर्टिकल ऑफ कंपनी and say the issue of a certificate of share or the duplicate thereof, the particulars to be entered in the register of member and other matters shall be in the manner and form in prescribed in rule 5, 6 and 7। माने बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट जो आप डुप्लीकेट इशू कर रहे हो, रूल फॉलो करके करो, शेयर एंड डिवेंचर का जो रूल है उस हिसाब से करो, वही सबसेक्शन 3 में बोला है। रूल 5 क्या कहता है सर? रूल 5 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 अप्लाइज वेयर शेयर्स आर नॉट इन डीमैट फॉर्म। अगर शेयर डीमैट फॉर्म में नहीं है तो रूल 5 अप्लाई हो रहा है। तो क्या कहता है? शेयर सर्टिफिकेट इज इन वोक इन केस शेयर व्हिच आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म नॉट इन द डीमैट फॉर्म अंडर द डिपॉजिटरी मोड। डिपॉजिटरी माने समझ गए आप लोग, एनएसडीएल सीडीएसएल। मैंने भोग मैंने बेसिकली इसको इस कॉन्सेप्ट से कहना चाहता है कि अगर वो
फिजिकल फॉर्म में है जहां पर होना चाहिए था पर वो डीमैट में नहीं है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर वो कहना चाहता है। इसको थोड़ा एकदम प्योरली इसका इंग्लिश का क्या मतलब बता रहा है, एक बार गूगल करके भी देख सकते हो आप। VOGU, भेग नहीं है, ये भोग है। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्या है, क्या है, मीनिंग 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 देख लो भाई। प्रोचोलित माने बेसिकली जो प्रैक्टिसेबल है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पर बोल रहे हैं। मैंने इन द सेंस यू कैन से दैट कि माने जो होना चाहिए, जो मैं आपको बोला कि होना चाहिए था डिमैट में पर हो नहीं रहा है। ठीक है, तो उसी का एक थोड़ा सा बंगाली भी आपको दिखा। ठीक है, प्रचलित में जो चलना चाहिए था या जो चल था। In case of share which are held in physical form, not in demat form. Hence, provisions contained in Rule 5 of the Companies Rule 2014 pertaining to share certificate applicable where share are not in demat form. तो जो demat form में नहीं होगा वो Rule 5 के अंदर आ जाता है। Prerequisite for issue of share certificate. Share certificate shall be issued on surrender of letter of allotment or fractional coupons or requisite value. समझता है? Save in case of issue against letter of acceptance or renunciations or in case of issue of bonus shares in pursuance of a resolution passed by the board. माने शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का कोई प्री रिक्विजिट है क्या? प्री रिक्विजिट माने प्री रिक्वायरमेंट, ठीक है, या फिर प्री रिक्वेस्ट। शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड ऑन सरेंडर ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट और फ्रैक्शनल कूपन्स ऑफ रिक्विजिट वैल्यू। माने अगर कोई सरेंडर कर रहा है, ठीक है, मेरे पास था, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को शेयर और रखना नहीं है, मैं किसी और को दे देना चाहता हूँ या कंपनी को ही वापस करना चाहता हूँ, या फिर रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन माने त्याग कर देना, मैं अपना शेयर किसी और को दे रहा हूँ। तो अगर ऐसा केसेस है तो उस केस को भी रिजोल्यूशन करना पड़ता है बोर्ड के पास। तो शेयर सर्टिफिकेट अगर प्री रिक्विजिट केस में इशू हो रहा है तो फिर बोर्ड का अप्रूवल ले लो, ठीक है, कि ये रिनाउंसिएशन करना चाहता है, मैं पहले ही मैं था, अभी मैं और शेयर नहीं रखना चाहता, मैं इसको रिनाउंस करना चाहता हूँ, या फिर मैं इसको फ्रैक्शनल रिक्विजिट वैल्यू पे किसी और को देना चाहता हूँ। ठीक है, वो सारा चीज आप एक फ्रैक्शनल माने पूरा नहीं आधा, जैसे अभी बात कर रहा था ना फ्रैक्शनल शेयर्स पे। Yes, sir. हाँ, मतलब पूरा वैल्यू नहीं, कुछ कुछ पार्ट। मान तेरे पास कंपनी का 10% शेयर है, तू चाहते कि नहीं मैं 5% छोड़ना चाहूंगा, 5% नहीं, तो वो कूपन बेसिस पे करेगा। ठीक है, इस तरह। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म कितना हो सकता है? सर्टिफिकेट ऑफ शेयर शैल बी इन फॉर्म SH1 और एज नियर देयर एज पॉसिबल एंड शैल स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पर्सन जिसके फेवर में इशू होगा, द शेयर्स टू व्हिच इट रिलेट्स एंड द अमाउंट पेड अप देयरऑन। रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर स्टेटेड इन शेयर सर्टिफिकेट, जो भी होगा उसको रिकॉर्ड करो भाई, जैसे, और फिर उसके बाद मेंटेन करो। मेंटेनेंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम रिलेटेड बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। समझ रहे सर? रूल 7 में बोला है कि सारा चीजों को मेंटेन करना है। अब मेंटेन के अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ बात बोला है। ऑल ब्लैंक फॉर्म्स टू बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट शैल बी प्रिंटेड एंड द प्रिंटिंग शैल बी डन ओनली ऑन द ऑथोरिटी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड एंड दीस शैल बी कॉन्जिक्यूटिवली मशीन नंबर्ड। क्या बोला है? मशीन नंबर्ड होना चाहिए, यानी मैनुअल नंबर्ड नहीं। हाँ, and such form shall be kept in custody of the secretary or such other person as the board may authorize for the purpose. Secretary माने CS, ठीक है। All books pertaining to record of share certificate shall be preserved in good order not less than 30 years. कम से कम 30 साल उसको मेंटेन करना चाहिए। And in case of disputed cases shall be preserved permanently. अगर किसी केस में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो फिर परमानेंटली सारा रिकॉर्ड को रखो। क्या है ना, कभी भी कोई भी मुद्दा कोर्ट में जा सकता है। डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट रहने से तो पता है ना कि भाई किसी को इतना शेयर था, उसका इतना शेयर हो गया, ठीक है, तो कुछ डिस्प्यूट है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ रिकॉर्ड मिसिंग है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन परपेचुअल बेसिस में कंपनी चलता है, शेयर होल्डर आता रहता है, जाता रहता है। आज मैं शेयर होल्डर हूँ, कल तुम हो जाओगे, कल परसों कोई और हो जाएगा, कंपनी का ओनरशिप चेंज हो जाता है, कल जो बिरला का था किसी और का हो गया, शेयर ट्रांसफर हो गया, बिजनेस ट्रांसफर हो गया, है ना, मार्जर हो गया, डिमार्जर हो गया, कितना सारा चीजें हो सकता है। 100 साल में टाटा कंपनी कितना बदला है ना, 40-50 साल में रिलायंस कितना बदल गया है, ITC कितना बदल गया है, लॉट्स ऑफ चेंज, बिरला में कितना सारा चेंजेस आ गया है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज बदलते हैं, इसलिए अगर किसी भी डिस्प्यूट है तो चीजें मेंटेन करने का, प्रिजर्व करने का कोशिश करो। अगर आप उसको माने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। All certificates surrendered to a company shall immediately be defaced by stamping or printing the word cancelled in bold letters and may be destroyed after the expiry of 3 years. अगर सरेंडर कर दिया आपने, आपके पास नहीं है, कैंसिल कर दो और उस नाम का कोई शेयर नहीं रहेगा, बोल्ड लेटर में लिख दो और डिस्ट्रॉय कर दो। कितने दिन के अंदर? 3 साल के अंदर। ऑन विच दे आर सरेंडर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय बोर्ड इन दिस बिहाफ। माने बेसिकली ये सब क्या है? ये सब
शेयर सर्टिफिकेट के बारे में जो जो चीजें हो सकता है, सारी चीजों का एक प्रोबेबल प्रॉब्लम को एक रूल्स के अंदर बांधा गया है, और कुछ भी नहीं, है ना सर? मैंने आप लोग देखो, ऐसे हर एक चीज लाइन बाय लाइन रेगुलरली समझाना पॉसिबल नहीं होता, बट अगर आप इसका अगर एक क्रोनोलॉजी को समझ जाते हो तो आप खुद भी थोड़ा सा इसको जब भी बाद में पढ़ो या फिर मेरे बिना पढ़ो, आप पढ़ के समझो, ये जरूरी है कि क्यों है, किस लिए है। ये मैं आपको कोशिश करता हूँ क्लास में दूर करने का। अगर कोई लाइन में बाई चांस मिस कर दो, इसका मतलब ये ना हो कि ये सर ने ये वाला लाइन नहीं बोला तो ये चीज मैं नहीं समझ पाऊँ, ठीक है? बिकॉज 500-700 पेज का कॉपी लाइन बाय लाइन समझाना एक बहुत ही मैंने हरक्यूलियन टास्क हो जाता है। फिर भी मैं पढ़ाते पढ़ाते कोशिश करता हूँ सर नॉन स्टॉप एक एक चीज को समझाने का, एग्जांपल देने का। आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई डोंट नो मैं कितना समझा पाता हूँ, ठीक है? वो तो आप लोगों का रिजल्ट से और आप लोगों के एग्जाम से ही मेरे को समझ में आएगा। बट इतना मेरे को पता है कि लॉ जैसी चीजें, मैंने कोई किसी को ना, मैंने जैसे एक होता है ना, ये चीज ये नहीं कहा जा सकता कि आपको हर एक चीज से माँ बच्चे को, हम लोग बंगाली में उसको बोलते हैं गोदोल, गोदोल समझते हो? वो जिसमें दूध पिलाता रहता है ना बचपन में, सब कोई पीता है उसको, एक ऐसे एक दिया की तरह देखना होता है, प्रदीप की तरह से होता है, उसमें नहीं खाता, खिलाता पिलाता है दूध बच्चा लोगों को, क्या बोलते हैं उसको? चीज दे, जानते हो कि नहीं जानता? सब पिया है सर उसमें तो। हाँ, झिनुक तरह का देखने में होता है, लुक लाइक, हम लोग उसको बोलते हैं गोदोल, ठीक है? इट्स बंगाली टर्म, ठीक है? तो अगर मैंने जबरदस्ती किसी को कोई भी चीज से नहीं डाला जा सकता। माई पॉइंट इज दैट कि मैं कितना भी कोशिश करूं कि मैं आपको हर एक चीज एकदम गोदोल की तरह, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाता है, इट्स नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। बट इतना मैं जरूर कर सकता हूँ, या जो भी है कि मैं इतना कर सकता हूँ कि आप चीजों को समझ जाओ कि क्या है, क्यों है, किस लिए। बाकी थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा सर, है ना? क्योंकि लॉ है, इट्स वास्ट। बट आई विल ट्राई कि लॉ को क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? और घर पे मैंने बेसिकली इंटरेस्ट क्रिएट होना बहुत जरूरी हो रहा है ना सर। इंटरेस्ट क्रिएट, ये जब आप जानते हो तब आपको जानने में मजा आता है कि नहीं आता, ये जरूरी है। अगर जानने में मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो मेरा फेलियरिटी, या फिर आप जानने का कोशिश नहीं कर रहे, दोनों में से कुछ भी एक होगा, और क्या? या तो मैं फेलियर हो रहा हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं इसका इंपॉर्टेंस नहीं बता पा रहा हूँ, या फिर ऐसा होगा कि आप इसको मैंने जानने का कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली अपना कान को बंद रख रहे हो, आंख से जो दिखाना चाहता हो देखना नहीं चाहते हो। पनिशमेंट सर, पनिशमेंट तो तभी होगा, रूल तोड़ेगा तो पनिशमेंट होगा, ठीक है? पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, ठीक है? डुप्लीकेट मैंने बोला ना, चाचा मामा काका कर रहे हो, ठीक है? नहीं, मेरा चाचा लगता है, मेरा मामा लगता है, मेरा बुआ लगता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ठीक है? If a company with intent to defraud issue a duplicate certificate of shares, the punishment shall be as specified. जैसे कंपनी जो अगर लायबल है तो मिनिमम फाइन 5 times ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन्वॉल्व्ड। जितना शेयर, नंबर ऑफ शेयर, सपोज कंपनी का फेस वैल्यू है 10%, ठीक है? और मानो डिफ्रॉड का केस मानो 10,000 शेयर में हुआ है, ठीक है? ऐसे इतना, ये बहुत ही कम अमाउंट है, ये सब लाख करोड़ों का शेयर होता है। अगर ये 1 लाख शेयर है तो 1 लाख इंटू 10 कितना होता है? 1 लाख इंटू 10 हो जाएगा 10 लाख वैल्यूएशन में। लेकिन अगर कंपनी की तरफ से ये लायबिलिटी 1 लाख शेयर में हो रहा है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? नहीं, शेयर्स में नहीं, फेस वैल्यू पे 50, मैंने फेस वैल्यू 10 के जगह 50 हो जाएगा, और लाइव पेनल्टी आ जाएगा सर, मिनिमम फाइन हो जाएगा 10 लाख नहीं 50 लाख, समझे? इसलिए बोले 5 times द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन्वॉल्व्ड, मैक्सिमम फाइन हायर ऑफ द 10 times ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, और ₹10 crore व्हिच एवर इज हायर। इतना बड़ा बैम्बू दे रहे, समझ रहे हो? अच्छा, इतना इतना बैम्बू देने का कारण भी समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने ये ऐसे नहीं दिया, एक्चुअली होता है, बहुत बड़ा बड़ा गंदा गंदा मैंने करप्शन हुआ है लास्ट 75 ईयर्स में। सरकारी कंपनी ऐसे ही नहीं खराब हालत में चला गया, और प्राइवेट कंपनी में भी जितना लोगों को मैंने कंट्रोलिंग मिला था, मैंने बेसिकली एक जमाने में क्या था ना, जिसका ब्रिटिश के साथ रिश्ता अच्छा है और जिसका कांग्रेस के साथ रिश्ता अच्छा है, सिर्फ वही लोग बिजनेस कर पाता था। बिजनेस करने में इतना रिस्ट्रिक्शन था कि मैंने, अगर आपका कांग्रेस के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और अगर आपका ब्रिटिश के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, इवन आपको पता नहीं होगा कि कांग्रेस जाने के बाद भी, सॉरी, ब्रिटिश जाने के बाद भी इंडिया में उनका पूरा दबदबा था, इवन अप टू 1980s तक उनका पूरा कंट्रोल रहा है। क्योंकि जितना कंपनीज वो इंडिया से कंट्रोल करता था, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं, इसका कोई आपको हिस्टोरिकल डेटा अभी आजकल निकल के आ रहा है हल्का हल्का, बिकॉज
करंटली कांग्रेस का राज नहीं है बोल के प्रूफ के साथ आ रहा है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनीज, नेस्ले जैसे कंपनी, जैसे बहुत और भी कंपनीज है जो एक्चुअली यूके बेस्ड है और इंडिया में पूरा अपना बिजनेस का सत्ता फैला के बैठा था। ये सभी बिजनेस का इतना, इनके पास इतना पैसा है, और कांग्रेस को भी सरकार चलाने के लिए पैसा का जरूरत है। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश चला तो गया, लेकिन इनका जो बागडोर है ना वो रह गया। बेसिकली इसलिए कई बार ऐसे हम लोग गुस्से में बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस के केस में बोलते हैं कि ब्रिटिश चला गया, कांग्रेस, हम लोग कोई बोलते हैं कि हम लोगों को आजादी मिला है, एक्चुअली आजादी नहीं मिला है, ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं, ना तो आजादी मिला ना तो आजादी दिया, कुछ भी नहीं, बोलते कि सत्ता का बस ट्रांसफर हुआ है। पहले एक फॉरेन लोग देश को चलाता था, अभी देश के लोग ही देश को लुट रहा है। सादा चमड़ा में खराब लग रहा था, अब सादा की जगह ब्राउन चमड़ा लोग कर रहा था, और ब्राउन चमड़ा तो सब अपना ही है। तो बेसिकली मैं ये बार बार इतिहास में मेरे को जाने का कोई शौक नहीं है, बट ये इतिहास के कारण ही 2013 का जो एक्ट चेंजेस है वो उस इतिहास का ही कारण है। अगर ये 75 साल के इंडिया के आजादी में जो इतना कंपनीज बना है, अगर वो कंपनीज एकदम प्रॉपर तरीके से काम करता तो देश का इकोनॉमी आज जहां पर है इससे काफी बेहतर सिचुएशन में होता, और इंडिया का एजुकेशन डेवलपमेंट हो जाता, हेल्थ का डेवलपमेंट हो जाता, इवन आज एटलीस्ट हम लोग चाइना से इतना पीछे ना। तो चाइना को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि जब इंडिया को आजादी मिला था ना, उसी टाइम पे चाइना जैसा कंट्री हमसे पीछे था, फिर भी वो आगे निकल गया, हम इतना पीछे क्यों रह गए? सिंगापुर तो देश ही नहीं था, मैंने प्रॉपर कंट्री नहीं था, और वो आज कहाँ चला गया 75 ईयर्स में। और हम लोग अभी भी हम लोग मैंने इतना प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट में अभी भी पड़ा हुआ है। तो इसके पीछे कौन है, क्या कारण है इसका? चलो कंट्रोवर्शियल बातें हैं, मैं कुछ बोलूंगा आपको पसंद नहीं आएगा, आप कुछ बोलोगे मेरे को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, तो उस मुद्दे पे नहीं जाते। लेकिन देखो कंट्रोवर्सी हो सकता है पर सच्चाई तो जरूर है। कंट्रोवर्सी में मैं बोलूंगा मेरा पॉइंट सही है, आप बोलोगे आपका पॉइंट सही है, ठीक है, लेकिन देयर इज वन थिंग विच इज ट्रू। इसीलिए तो 56 एक्ट में इतना फाइन नहीं था। जब हम लोग 1956 एक्ट को पढ़ते थे ना, तो उस टाइम पे हम लोग इस तरह का एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे कि फाइन से डर नहीं लगता साहब, ठीक है। अरे फाइन इतना सस्ता होता था, 500, 1000, ये सब फाइन 5000, 10,000 का होता था, हार्डली 50,000। इसलिए हम लोग बोलते थे फाइन से डर नहीं लगता साहब, क्योंकि 10-20 हजार, 50,000 में क्या डर लगेगा, ठीक है। अभी देखो 10-10 करोड़ का डर लगा दिया। जितना कैपिटल है उतना उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा, 10 गुना अधिक। अच्छा, अगर ये सब शेयर सर्टिफिकेट इशू में कुछ भी डुप्लीकेसी होता है, every officer of the company who is in default liable for action under section 447। 447 बेसिकली किस चीज का सेक्शन है बोले तो कंपनीज एक्ट में फ्रॉड का, ठीक है, फ्रॉड का सेक्शन है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 447 ऑलरेडी एक्सप्लेन, पहले चैप्टर में पढ़ाए थे, आगे भी जब पॉइंट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इट इज ऑब्जर्व दैट द गोल्डन एप्पल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड issued share certificate in duplicate with intent to defraud. The total share in regard to which such certificate are issued are nearly 12 lakh. Face value of each share is ₹10. The maximum fine that can be imposed on the company, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि अगर वो डिफ्रॉड कर रहा है उसका कितना नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कितने नंबर का इशू किया, 1,20,000 शेयर। टोटल शेयर इन रिगार्ड टू विच शेयर सर्टिफिकेट आर इशूड 12 लाख, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू है 10 लाख। तो 12 लाख का फेस वैल्यू 10 लाख है, मैंने कितना हो रहा है, 1 लाख 1 करोड़ 20,000, 20 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख। यहाँ पर कितना वैल्यू बोला है, 2, 4, 7, हाँ 12 करोड़, माने 1 करोड़ 20 लाख का 10 टाइम्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन पूछ देगा, माने ये जो अमाउंट कितना होना चाहिए, पेनल्टी नहीं पूछेगा, डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा पेनल्टी का अमाउंट बताओ, आपको ऐसा एक क्वेश्चन देके बोलेगा कि बताओ कि कितना पेनल्टी उनको लग सकता है। सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स में बात करता है।
वैसे तो वोटिंग के ऊपर एक अलग चैप्टर आएगा, बट यहाँ पर वोटिंग राइट्स का बात कर। वोटिंग का जो चैप्टर है उसमें हम लोग बेसिकली वोट कैसे होता है उसके बारे में बात करें। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया। ठीक है, कंपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। बट यहाँ पर बात हो रही है वोटिंग राइट्स। वोटिंग्स ऑफ मेंबर्स ऑफ होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कंपनी का शेयर होल्ड करता है, इक्विटी शेयर होल्ड करता है, उसी को वोटिंग का नॉर्मली राइट्स मिलता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 50 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 188 सबसेक्शन 1। माने बेसिकली सेक्शन 47 में वोटिंग राइट्स के बारे में बोला गया है, पर साथ में सेक्शन 43 को भी एक बार देखना चाहिए। वो डीबीआर एंड इसके बारे में बोला था ना सेक्शन 43 के अंदर, यस सर। है ना, इक्विटी नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डीवीआर शेयर्स। ठीक है, इसके साथ सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 भी आ जाता है, और 188 मैंने 188 सबसेक्शन 1 जैसी चीज भी आ जाता है। बोलते कि एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर्स कैपिटल देयरइन shall have a right to vote on every resolution placed before the company। क्या बोलता है, एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल देयरइन shall have a right to vote on every resolution placed before the company। यानी कंपनी के अंदर जो भी रेजोल्यूशन प्लेस होगा उसमें जो भी आप कंपनी का शेयर होल्ड करोगे आपका वोटिंग राइट्स है। ठीक है, हिज वोटिंग राइट्स ऑन ए पोल, अगर पोल वोट है तो उसमें कुछ प्रोपोर्शंस है। क्या बोलता है, हिज वोटिंग राइट्स ऑन ए पोल शैल बी इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर्स इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। माने कंपनी का जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें आपका जितना नंबर ऑफ शेयर होगा, जितना प्रोपोर्शन होगा आपका पोल वोट में उतना प्रोपोर्शनेट वोट माना जाएगा। अगर मानो कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ का है और आप कंपनी में एक शेयर होल्ड करते हो, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज मैं मेरा पोर्टफोलियो चेक कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि मेरे पास एक कंपनी का शेयर है, मैं 2 साल पहले लिया था। एमरन बैटरी बोल के कंपनी है ना, नहीं जानते, एमरन एमरन बैटरी। जैसे जी सर, एक्साइड बैट जैसे एक्साइड बैटरी होता है वैसे एमरन बैटरी भी होता है। जानते दर्श हैं। बोल रहे हैं, हाँ वेरी गुड सर। तो मेरे पास मैं देखा कि मैंने बहुत दिन से पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली चेक नहीं किया। ठीक है, तो एमरन बैटरी का शेयर मेरे पास 700 टका मोस्ट प्रोबेबली मैंने खरीदा था इसको। ठीक है, तो आज मैं चेक करा तो उसका शेयर का दाम 1600 टका चल रहा है। ऐसे बीच में एक बार मैंने सोचा था इसका शेयर मैंने डबल करूंगा, बट ड्यू टू एनी रीजंस मैं थोड़ा सा दिमाग से आउट हो गया। ठीक है, जैसे कभी कभी मेरा ऐसे मिसमैनेजमेंट हो जाता है। फिर मैं आज मैं কারণ अफसोस कर আমার रहा था। মানে ইনভার্টারের কথা বলছেন? हाँ हाँ কি বल। ইনভার্টার তৈরি করে তো? हाँ हाँ, इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर तो इसका मैंने सेकेंडरी बिजनेस है। मेन बिजनेस है ये जो गाड़ी में जो बैटरी यूज होता है ना, गाड़ी गाड़ी ट्रक ट्रक লিথিয়াম ব্যাটারি? हाँ, जो ट्रक बस में जो बैटरी चलता है, ये जो गाड़ी चलता है, गाड़ी में बैटरी होगा तभी तो जो उसका गाड़ी का इंजन चलेगा। बिना बैटरी का इंजन थोड़ी चलता है। पावर कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी है गाड़ी के अंदर। और बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है उसी इलेक्ट्रिसिटी से उसका इंजन को पावर मिलता है, तब जाके वो गाड़ी चलता है। तो वो जो उसको लिथियम बैटरी बोले या जो भी बोले, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, वही बैटरी इसका मेन बिजनेस है। बाकी घर पे उसी की तरह इन्वर्टर लगा दो या जो भी है, पर मेन बिजनेस है एक साइड। कभी एक साइड मोड़ नहीं गए आप लोग कोलकाता में, रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन के बाहर, रविंद्र सदन में गए सर, कॉलेज है वहाँ पे। दर्श का तो कॉलेज है। रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन से निकलोगे उस, और जैसे ही मेट्रो के बाहर निकलोगे तो उस जंक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस एरिया है। ठीक है, मैंने आप कोलकाता का जितना पुराना पुराना कंपनीज है सब बड़ा बड़ा कंपनीज वहीं पर मिलेगा आपको। तो वो एक साइड मोड़ कहता है, जैसे ही बाहर निकलोगे आपको सामने एक साइड का एक कंपनी का ये दिखेगा, ऑफिस दिखेगा। उस मोड़ का नाम ही एक साइड मोड़ है। ठीक है, हाँ यार नहीं दिया हो। हाँ, देखे तो मैंने देखे होंगे बट कभी ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए, देखा करो। एमरन का भी है कोलकाता में, बहुत ऐड आता है कोलकाता में भी, एमरन का अच्छा मार्केट है। तो जो भी हो, तो एमरन का मैं देखा 700 का शेयर 1600 में चल रहा है। ठीक है, मैं एक्चुअली क्या बोलने चाह रहा था आपको कि मेरे पास एक ही शेयर है एवरन का। तो अचानक से मैं देखा पोर्टफोलियो में कि ह्यूज परसेंटेज किसी एक में दिखा रहा है। मैं क्या बात है भाई, इसमें इतना परसेंटेज क्यों है। फिर देखा भाई 700 का शेयर तो 1600 हो चुका है, और मेरे को बीच में लेना चाहिए था पर मैंने नहीं लिया। तो जब ये 700 चल रहा था ना, इसके बाद 700 से 800 जाते जाते ना, मैंने ये नीचे चला गया था। 700 से एक बार 400 में चला गया था, 300 टका लॉस में था। अभी 1600 में चला गया, मैंने 900 फायदा दे दिया। मेरे पास ये न्यूज था, पर ड्यू टू एनी रीजन मैं इतना सारा न्यूज के अंदर मैं भूल गया। अब क्या मेरे पास अभी तो फिर एक शेयर अगर मेरे पास एमरन का है तो मेरा प्रोपोर्शनेट जितना होगा, ठीक है, उतना ही मेरा शेयर मैंने शेयर वोटिंग का परसेंटेज काउंट होगा। यही मेरा कहने का मतलब था। बाकी मेरे पास एक शेयर है कि 100 शेयर है, ये बताना मेरा मेन मुद्दा नहीं था। ठीक है।
नॉर्मली वही रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ निधि कंपनी। कौन है भाई, किसी लड़की का नाम है क्या? कौन होता है निधि? ऐसा निधि लड़की लोगों का नाम होता है। कौन है निधि? कंपनी का नाम है, बोलो। टफ चीज बता दिया, इजी चीज बता। ए में भाई इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन निधि क्या है ये तो बहुत इजी चीज है। निधि इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर ही निधि आता है। निधि एक फाइनेंस कंपनी है। छोटो बिजनेस को नहीं लोन देता है, अपने मेंबर को लोन देता है, जो इसका मेंबर बनेगा उसको लोन मिलेगा। निधि जो कैपिटल जुगाड़ करता है, सपोज मान कि हम 5 जन यहाँ पर ऑफलाइन में भी हैं, तो हम लोग 5 लोग और ऑनलाइन वालों को भी ले लेते हैं। ऑनलाइन में अगर 5-7 जन जितना भी है, 10-12 जन मिलकर हम लोगों ने एक कैपिटल जुगाड़ किया। मान कि हर कोई 10-10 हजार करके दिया, तो अगर 20-12 जन मिलकर 10-10 हजार करके दिया, हम लोगों के पास अप्रोक्स 1-1.5 लाख टका हो जाएगा। चल मान के चलते कि हम लोगों के पास 1 लाख टका है, ठीक है। अब इस 1 लाख टका को हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। कैसे करना है? अब मान कि 1 लाख टका फंड में है ना, अब 1 लाख टका फंड में है, तो निधि कैसे काम करते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कि इसमें तेरे को अचानक से एक बिजनेस का नीड आ गया, या कुछ भी जरूरत हो गया, पर्सनल नीड, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो बैंक में नहीं जाना चाहता, क्योंकि छोटा छोटा बात में बैंक तेरा बात सुनेगा नहीं। तो तेरे को ना अचानक से 10,000 का जरूरत है। अब तुम लोगों ने डिसाइड किया कि 10,000 के बदले तुम लोग मार्केट में 10% का इंटरेस्ट में लोन दे दोगे, ठीक है। लेकिन इस ये लोन उसी को मिलेगा जो निधि का मेंबर है। निधि के पास फंड कितने का है? 1 लाख। तो निधि का फंड 1 लाख का है। अब 10,000 निधि तुमको दिया, तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000, ठीक है। ये 1,000 टका तुमने निधि को वापस, माने 10,000 प्लस 1,000 करके तुम निधि को 1 साल में वापस करेगा। तो अभी निधि का बैलेंस 1 लाख से कितना हो जाएगा? 1 लाख प्लस 1,000, ठीक है। 1 लाख 1,000 निधि का बैलेंस हुआ। अब ये 1,000 टका जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट पे एक्चुअली सबका अधिकार है, ठीक है। अब इसी तरह से ये तो 1 लाख है। अब इसी तरह से जितना फंड बढ़ता जाएगा, निधि में रोजगार बढ़ता जाएगा। सुनने में ये ऐसा लग रहा है, बट जब ये मल्टीपल होता है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो आप बिलीव नहीं करोगे ये कितना बड़ा बिजनेस बन जाता है। तुम जैसे इसको 1 लाख की जगह 1 करोड़ कर दो, ठीक है, और 1 करोड़ से तुम इसको 1 करोड़ में से तुम किसी को 10 लाख का लोन प्रोवाइड करो। 1 0 ज्यादा हो गया क्या? 1,000 हजार, हाँ ठीक ही है, 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख, ठीक है। अब एक बंदा तो 10 लाख लोन ले ही लेता है नॉर्मली, है ना। तो 10 लाख लोन पे तुमने 1 लाख वापस किया, तो निधि का रोजगार कितना हुआ? 1 लाख। अब 1 लाख में मानो निधि का मेंबर है मानो 10 जन, ठीक है। तो 1 लाख जो है, निधि के मेंबर 10 जन है, तो एक एक जन का इनकम कितना हुआ? अब मजा आया। समझ में आ रहा है सर? तो निधि इस तरह से काम करता है। ये एक फाइनेंस कंपनी है, इसका रूल्स रेगुलेशंस अलग होता है थोड़ा सा, वही बात यहाँ पर बोला है। तो बट इन केस ऑफ निधि कंपनी, नो मेंबर शैल एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स ऑन पोल इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ये निधि के केस में बोला है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 93, voting rights means the right of a member of a company to vote in any meeting of the company or by means of a पोस्टल बैलेट। बैलेट पेपर होता है, उसमें अपना अधिकार बताना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे वोट होता है। मैंने वोट बने, हाँ मैं कंपनी में आया, मेरा वोट है, मेरा वोट है, ठीक है भाई, मैं तेरे तरफ भाई, मैं तेरे तरफ भाई, ठीक है। वो यारी दोस्ती वाला नहीं, तेरे तरफ मेरे तरफ वाला बात नहीं है। कंपनी का डायरेक्टर होता है, कंपनी का ओनर होता है, जो मेनली डायरेक्टर का रोल प्ले करता है। वो कुछ डिसीजन लेता है, जब डिसीजन लेता है तो उसमें वोटिंग का मैटर आता है कि चलो मेंबर से पूछो जिनके पैसे से बिजनेस चल रहा है, तब वो उसमें वोट देना पड़ता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर पोस्टल बैलेट ही मेनली बात है। बाकी वोटिंग का जो हम लोग, तू जो बोल रहे हैं ना, रेज ऑफ हैंड्स, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी कुछ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन सर करते हैं ना, केबीसी में एक वोटिंग सिस्टम, केबीसी, केबीसी में वो क्या अरे करते हैं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर नहीं, उसको क्या, ऑडियंस पोल, ठीक है। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ वोटिंग सिस्टम कंपनीज लेवल में भी होता है, ठीक है। वो मैं वोटिंग का चैप्टर में बताऊंगा।
अच्छा, सेक्शन 106 स्पेसिफाई प्रोविजन रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन on voting rights, and section 43 has overriding effect on section 47. Hence holder of equity share capital with DVR will exercise voting right as per clause of article of association of terms of the issue rather on proportional basis. माने नॉर्मल शेयर होल्डर तो प्रोपोर्शनेटली देता है, जैसे मैं अभी आपको क्या अमेरन का एग्जांपल दिया, तो मार्केट में अगर अमेरन का टोटल 1 लाख का शेयर का 1 लाख करोड़ का शेयर कैपिटल है और मेरा अगर शेयर 1 शेयर है, तो मेरा 1 शेयर उसका 1 लाख शेयर में जितना परसेंटेज होगा मेरा वोटिंग परसेंटेज उतना होगा, ठीक है। लेकिन जो डीबीआर होता है ना, डीबीआर को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मिलता है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स माने हो सकते हैं कि मेरे पास टोटल कंपनी का शेयर कितना है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख शेयर में से मानो मेरे पास कंपनी का 10,000 शेयर है, ऐसे तो देखा जाए तो कंपनी का 10% कैपिटल मेरा है, ठीक है, माने शेयर कैपिटल मेरा है। लेकिन वोट देने के टाइम पे हो सकता है कि मेरा वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 1% है, मैंने हो सकता है मेरे शेयर कैपिटल में 10% का शेयर है मेरे पास, लेकिन मेरा वोटिंग का परसेंटेज काउंट होगा 1%, बिकॉज डीवीआर के केस में कंपनी इसी तरह से इशू करता है। और डीवीआर क्या है ये सब हम लोग पिछले 2-3 क्लासेस में डिस्कस जबरदस्त किए। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई वोटिंग राइट्स नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन सिचुएशन जब वोटिंग राइट्स का कॉन्सेप्ट इनको भी मिल जाता है। कब? एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हु इज होल्डिंग एनी प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल हैव अ राइट टू वोट ऑन रेजोल्यूशंस। ध्यान से सुनना, एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स who is holding any preference shares capital shall in respect of such capital माने preference share capital, ठीक है, have a right to vote on resolution माने preference share capital related अगर कोई particular vote हो तो उसमें इनका वोट देने का पावर है। placed before the company which directly affect the rights attached to his preference shares। डिफरेंस समझो, नॉर्मल जो वोटिंग था वहां पर कहीं पर भी यह नहीं बोला था कि ही इज इक्विटी शेयर, ऐसा करके कहीं नहीं बोला। इक्विटी शेयर माने कंपनी का ट्रू ओनर, इक्विटी शेयर कंपनी के हर मैटर पे बात करेगा, चाहे उसको समझ में आए या ना आए, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले जो होते हैं ना, क्योंकि वो कंपनी के प्रेफर्ड मेंबर होता है। प्रेफर्ड कैसे? प्रेफरेंस माने ऐसा नहीं है कि वो कंपनी के कुछ माने, हाँ हाँ वो तो कंपनी की तरफ से है, यू आर राइट सर, कि लॉस होने देना पड़ेगा, लॉस होने से क्यूमुलेटिव होगा उनको, माने उनका डिविडेंड क्यूमुलेटिव। लेकिन इनका सबसे जो मेन होता है कि दे आर शेयर होल्डर बट दे एक्ट लाइक अ आउटसाइडर। आउटसाइडर को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि घर पे अगर गेस्ट आता है, ठीक है, घर पे अगर गेस्ट आता है तो गेस्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है कि घर के लोग अंदर के लोगों को? गेस्ट को ना, तो गेस्ट इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, घर का सबसे बेस्ट घर उनके लिए दिया जाएगा, है ना, क्योंकि वो गेस्ट है। आप लोग गुस्सा हो जाते हो, है ना, आप लोगों का पसंदीदा बिस्तर नहीं मिलता, आपका पसंदीदा वो तकिया नहीं मिलता, है ना, नींद नहीं आता आपको, 2 दिन अगर गेस्ट रहेगा तो गुस्सा होता है ना सर? बोलो ना, सच बोलो ना। हाँ 2 दिन का बात है, पर वो 2 दिन कभी कभी तो 200 साल लग जाता है माइंड में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर गेस्ट अच्छा निकल जाए तो फिर बाद में वो गेस्ट जब चला जाता है ना तो बड़ा दुख होता है। लेकिन अगर वो गेस्ट पसंद वाला ना हो तो फिर अतिथि तुम कब जाओगे? ऐसा ही होता है ना। नहीं, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर का नॉर्मल कोई वोटिंग नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर को तभी वोटिंग होता है, ये सेकंड पॉइंट वही बोलता है, सुन, फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और फॉर द रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। माने अगर कंपनी वाइंड अप हो रहा है, कंपनी का वाइंड अप का मतलब क्या है? जब कंपनी बंद होने के सिचुएशंस में आता है तब प्रेफरेंस शेयर का वोट का इंपॉर्टेंस आ जाता है, ठीक है। या फिर और फॉर द रीपेमेंट और रिडक्शन इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, अगर कंपनी चाहते कि अपना इक्विटी शेयर को रिड्यूस करेगा या प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस करेगा तो ऐसे सिचुएशंस में प्रेफरेंस शेयर का राय लिया जाता है। तो यही मेनली 2 मुद्दा है जहां पर प्रेफरेंस शेयर वाले का कॉन्सेप्ट आता है। मेनली देखो ये मुद्दा तो तब होता है जब कंपनी का मौत का सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक गोइंग कंसर्न कंपनी में ये कभी नहीं होता, तो इसलिए इट्स अ रेयर फेनोमेना, है ना। कोई भी बंदा बिजनेस को बंद करने के लिए थोड़ी ना चालू करता है, बिजनेस चालू रखने के लिए ही चालू होता है, बिजनेस को बंद करने के लिए तो कोई नहीं चालू करता। और अपने
केस में अगर कोई डिसीजन हो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, तब जाके उनका भी राइट तब बहुत जोर का आता है। इसमें एक नोट दिया है, वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑन ए पोल शैल बी इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर्स इन द पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। पेड अप प्रेफरेंस शेयर माने अनपेड में नहीं होगा। And second provision to section 47 subsection to empower preference shareholder with right to vote on all resolution placed before the company in case where the dividend in respect of his class of preference share, his class माने वो जिस क्लास के अंदर आ रहा है, his class of preference share has not been paid for a period of 2 years or more, माने अगर 2 साल से ज्यादा किसी का डिविडेंड बाकी है तो ऐसी सिचुएशंस में प्रेफरेंस शेयर का अपना वोटिंग राइट्स आ जाता है उनके क्लास ऑफ शेयर होल्डर के केस में। And first provision to section 47 subsection 2 कहता है that in case of resolutions wherein both equity shares and preference shareholders are entitled to vote, the proportion of the voting rights of equity shareholder to the voting rights of the preference shareholder shall be in the same proportion as the paid up capital in respect of equity share bears to the paid up capital in respect of preference share bear। मैंने कहना यह चाहता है कि अगर किसी मुद्दे पे दोनों प्रेफरेंस और इक्विटी का वोटिंग परसेंटेज लिया जा रहा है तो उस केस में टोटल वोटिंग शेयर नहीं देखेगा, कंपनी का टोटल कैपिटल के ऊपर प्रेफरेंस में नहीं होगा कि टोटल मानो कंपनी का 1 लाख है, एग्जांपल के तौर पे कंपनी का टोटल 1 लाख शेयर है जिसमें से 25,000 प्रेफरेंस शेयर है और 75,000 इक्विटी है। तो फिर क्या बोलना चाहता है, provide that first provision to section 47 subsection 2 that in case of resolution wherein both equity shareholder and preference shareholder are entitled to vote, अगर किसी केस में दोनों को वोट देने का राइट है, the proportion of the voting rights of equity shareholder to the voting rights of preference shareholder shall be in the same proportion as the paid up capital in respect of the equity shares bears, माने टोटल इक्विटी शेयर का जितना प्रोपोर्शन होगा उसके साथ इक्विटी शेयर का कनेक्शन होगा और 20 प्रेफरेंस शेयर का जितना परसेंटेज होगा उसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर का काउंट होगा। ऐसा नहीं कि टोटल 1 लाख के ऊपर प्रोपोर्शन करें, माने प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज प्रेफरेंस के टोटल के ऊपर, इक्विटी का परसेंटेज इक्विटी के परसेंटेज के ऊपर। बात समझ में? वोटिंग में है। हाँ, नॉर्मली ये सिचुएशंस जब ऐसा कुछ सिचुएशंस बनेगा, इट्स अ वेरी रेयर केस, नॉर्मली तो नहीं होता है, रेयर केस में ऐसा सिचुएशंस देखने को मिलता है जो एक्चुअली चलो आपने यही बता रहा था। तो अल्टीमेटली वोटिंग राइट सेक्शन 47 का एक समरी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वोटिंग राइट्स, ठीक है। वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स में क्या बोलते हैं, ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी, है ना, ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी, नॉर्मल इन प्रोपोर्शन ऑफ द पेड अप कैपिटल, on every resolution placed by the company equity share having DVR as defined in article in terms of issue, ठीक है, डिफाइन जितना किया जाएगा उसके हिसाब से। जैसे मैं आपको बोला 10% शेयर कैपिटल है, पर हो सकता है मेरा वोटिंग राइट्स 1% ही हो, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेड अप वाला हो तो फिर अगर आपको डिविडेंड नहीं मिलता है तो आपको वोटिंग राइट्स मिलता है 2 साल या ज्यादा, या फिर कंपनी वाइंड अप हो रहा है, मैंने कंपनी बंद के सिचुएशंस में आ गया, मैंने बंद होने को है तब, या फिर डायरेक्टली अफेक्टिंग इंटरेस्ट माने प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट माने उनके तरफ ध्यान जो है वो प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इंटरेस्ट पे कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, कुछ अटैक हो रहा है एक तरह का, मानो मैंने बेसिकली उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, इन सिंपल मेरे को वर्ड नहीं आ रहा था, ठीक है, जब उनके हक का बात नहीं हो रहा है तब उस सिचुएशंस में वो भी रेजोल्यूशंस देके अपना वोटिंग राइट्स का कॉन्सेप्ट डिमांड कर सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है सर यहाँ पर, IntSwift Pharma Labs Limited raised the capital of 300 crore through issue of a single series of 8% preference shares apart from 1200 crore ordinary shares। समझो सर, IntSwift Pharma Labs Limited एक मेडिकल लैबोरेटरी रिलेटेड कोई कंपनी होगा, 300 करोड़ कैपिटल रेज करता है थ्रू इश्यू ऑफ सिंगल सीरीज ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर अपार्ट फ्रॉम 1200 करोड़ ऑर्डिनरी शेयर, मैंने उसको छोड़ के। IntSwift लास्ट पेड डिविडेंड टू सच प्रेफरेंस शेयर होल्डर 19-20 में दिया था, लास्ट डिविडेंड दिया था 2019-20 में। Preference shareholder with effect from 1st April 2022 assume the right to vote on any resolution placed before company, but till 31st March 2022 they can vote only on that resolution which directly affect the rights attached on to his preference shares or involve matter of winding up of the company or for the repayment of reduction of its equity or preference share capital. The proportion of voting rights of equity shareholder to the voting rights of the preference shareholder shall be 4:1. 4:1, I think
टोटल 1200 करोड़ था, 1200:300 ना, अभी गलत तरह से लिख दिया, 1200:300, तो 0 0 काटो, 4:, यानी कंपनी का टोटल 1200 करोड़ का इक्विटी है, ठीक है, ये इक्विटी का परसेंटेज है और ये प्रेफरेंस का परसेंटेज है, तो अल्टीमेटली 4 चला गया इक्विटी की तरफ और 1 चला गया प्रेफरेंस की तरफ। तो जब वोटिंग होगा प्रोपोर्शनेट, तो प्रोपोर्शनेट कैसे होगा, प्रेफरेंस का प्रोपोर्शनेट आएगा 1/5 और इक्विटी का होगा 4/5। तो कॉन्सेप्ट इतना कहना चाह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर वाले वोट दे सकता है, उनको डिविडेंड नहीं मिला ना, 19-20 से डिविडेंड बाकी है, 2022 में अगर वोट होता है तो 2022 के वोट में प्रेफरेंस वाले किस मुद्दे पे वोट दे सकता है, जब उनका मैटर का डिस्कशन, तो उसमें इक्विटी वाले का वोट का पावर आता है, सॉरी प्रेफरेंस, इक्विटी वाले का तो रहता ही है हर मुद्दे पे, प्रेफरेंस वाले का भी वोट का मुद्दा आ जाएगा क्योंकि उनका मुद्दा किसी ना किसी तरह से लैग है, ठीक है, तो उस मैटर में वो कर सकता है, या फिर अगर वाइंडिंग अप का सिचुएशन से उसमें भी बात कर सकता है, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जा रहा है, 300 करोड़ का वैल्यू को मानो कम करना चाहता है कंपनी, ठीक है, तो ऐसे मुद्दे पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना मुद्दा माने अपना ओपिनियन बता सकता है। प्रोपोर्शनेट वोट क्या होगा, अपने परसेंटेज के हिसाब से, इनका टोटल परसेंटेज 1/5 है, इनका टोटल परसेंटेज 4/5 है, ये इक्विटी का परसेंटेज है, ये प्रेफ का परसेंटेज, तो वोटिंग परसेंटेज उस हिसाब से काउंट हो जाएगा। क्लैरिटी मिल गया ना सर, ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ोगे तो हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर लगेगा, ठीक है, नहीं तो आधा अधूरा नॉलेज परफॉर्मेंस पे आधा अधूरा में ही छोड़ देगा। आप लोग एक काम कर, यस यस सर एग्जैक्टली, ठीक है, तो सिमिलरली आप लोग एक काम करना सर, बाकी जो सेक्शन जितना हो चुका है उसको तो गो थ्रू करना ही है पड़ेगा डिटेल्स में, और जो सेक्शंस अभी तक मैंने गो थ्रू नहीं कराया वो सेक्शंस आप लोग एक बार ना जस्ट खुद से रीड करके आना, रीड करके आने से क्या होगा, आप लोग ना चुपचाप नहीं रहोगे, बात भी करोगे, कुछ क्वेश्चन आएगा माइंड पे, ठीक है, तो आप पूछ पाओगे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सवाल करो, उसके लिए थोड़ा सा गो थ्रू करके आओ, गो थ्रू करने से, ऐसे मैं ये नहीं सोचता कि आप लोग हर चीज में सवाल कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इतना डेप्थ चीज होता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो पार्टिसिपेट करने का इच्छा पड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन जितना तक हुआ है अच्छे से पढ़ लो सर, ठीक है, जो नहीं हुआ उसके बारे में मत सोचो, जो हुआ है उसके बारे में सोचो, जब जरूरत पड़ जाएगा मैं एक्स्ट्रा क्लास देके सारा चीज कवर अप कर लूंगा सर, ऐसे बहुत जल्दी मैं एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करूंगा, मेरे को गोपाल भी बार बार पूछ रहा है सर, ये सर मैं करूंगा, या तो एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा या फिर जिस दिन ये क्लास रहता है इसको थोड़ा सा अर्ली करके क्लास का टाइम थोड़ा लेंदी करूँ, इसी तरह से इसको मैनेज में करूँ, ठीक है। हाँ वोटा 440, हाँ 447 ही रखा, कंपनी के अंडर में अगर कभी भी कुछ क्रिमिनल ऑफेंस होगा तो उसको ऑलवेज 447 में ही रखा जाए, यस, ठीक है सर, समझ में आया सबको क्लास, बोलो, अंकिता, जी अर्जुन, सर। अभिजीत, दर्श, नील, प्रिया, है सर। ठीक है सर, थैंक यू, फिर बाय, Yes, sir. गुड नाइट, Bye, बाय sir. सर, sir. गुड Good नाइट night, sir. सर, यस सर, Bye, sir. Good night, sir. बाय सर, गुड नाइट सर।